दोस्तों आज आप सुनने वाले हैं ली चाइल्ड के लिखे जैक रीचर सीरीज के नॉवल नेवर गो बैक का 5वां भाग। इसके 4 भाग आप ऑलरेडी चैनल पर सुन चुके हैं। अगर आपने अभी तक इनको नहीं सुना है तो उन्हें सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। नेवर गो बैक भाग 5 अध्याय 39। रीचर के कमरे का दरवाज़ा लगातार भड़भड़ाया जा रहा था। वो जानता था कि अगर बाहर मिलिट्री पुलिस या फेडरल एजेंट हों तो पक्का उन्होंने अपने हथियार निकाल रखे होंगे, लेकिन ये भी तय था कि उनको देखते ही वो लोग उन्हें गोली नहीं मारने वाले थे। उन्हें ऐसे मामलों से जूझने की काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर उन्हें कई प्रोटोकॉल भी पूरे करने पड़ते थे। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प फिलहाल यही था कि दरवाज़ा खोलकर उसके पीछे खड़े हो जाओ और फिर इंतज़ार करो। जब सामने वाला अंदर झांके तब उसकी कनपटी पर वार करो और उसे आसानी से काबू में कर लो। रीचर ने धीरे से दरवाजे के हैंडल को दबाकर उसे खोल दिया। फिर उसके पीछे खड़े होकर वो हाथ की मुट्ठियां बनाकर किसी के झांकने का इंतजार करने लगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत ना तो किसी ने अंदर झांका और ना ही दरवाजे पर कोई और आहट सुनाई दी। करीब 1 मिनट बीतने के बाद एक चीज़ हवा में तैरती हुई अंदर आई। ये एक ब्राउन रंग का लिफाफा था जिसको मेटल की ऐसी सील से बंद किया गया था जिसका इस्तेमाल अक्सर लोग ऑफिसों में करते थे। जिस आवाज़ के साथ वो लिफाफा कालीन पर गिरा उससे रीचर ने अंदाज़ा लगाया कि वो आवाज़ तो कागज़ की थी, लेकिन उसके अंदर कोई हल्की सख्त चीज़ भी थी। बल्कि एक नहीं, हल्की हल्की कुछ सख्त चीज़ें थीं जो इधर उधर सरक रही थीं। रीचर इंतज़ार करने लगा। फिर आखिरकार किसी ने दरवाजे से अंदर झांका। ये सार्जेंट लैच थी। उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वो काफ़ी थकी हुई लग रही थी। जैसे ही वो कमरे के भीतर आई, रीचर ने फुर्ती से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब तक टर्नर भी बाथरूम से बाहर निकल आई थी। उसने उस लिफाफे को देखा तो लैच से बोली, क्या सब कुछ इसी के अंदर है? जी हाँ मैम। मुझे लगा था तुम उसे कुरियर करोगी। वो मैम, मैंने सोचा फेडेक्स में जितना टाइम लगेगा उससे जल्दी ही ये जानकारी आप तक पहुंच जाए तो बेहतर होगा। ओह, तो तुम गाड़ी चलाकर यहाँ आई हो? कितना वक्त लगा? जी करीब 4 घंटे। थैंक यू सो मच सार्जेंट। तुम्हें अपनी पोस्ट पर कितने बजे हाजिर होना है? बस इतना जल्दी कि मुझे अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। ओके, और जाने से पहले क्या तुम कुछ और कहना चाहती हो? जी हाँ मैम, कहना तो चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अपने एक टीम मेंबर और एक सीनियर ऑफिसर की आलोचना करनी पड़ेगी। क्या ये ऑफिसर एक हैं या एक से ज़्यादा? एक ही हैं मैम। और क्या वो मैं हूँ? जी नहीं। तो क्या मॉर्गन? नहीं मैम, वो कोई और हैं। लेकिन आप मेरी सीईओ हैं और मुझे चुगलियाँ करने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं लैच, तुम ऐसा करो, ये बात रीचर को बताओ। वो किसी का सीईओ नहीं है। लैच ने एक पल सोचा और फिर रीचर की तरफ मुड़कर बोली, सर, मैं ड्यूटी कैप्टन को लेकर काफ़ी समय से चिंतित हूँ। कितने समय से लैच? हमेशा से सर। तो तुमने अब तक इस बारे में कुछ किया क्यों नहीं? मुझे पता नहीं कि मैं इस बारे में क्या करूँ। वो कैप्टन है और मैं सिर्फ सार्जेंट। अच्छा ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है लैच? वो एक डूडलर है। जब भी वो फ़ोन पर रहते हैं कुछ ना कुछ लिखते या बनाते रहते हैं। हाँ, ये बात तो मैंने भी देखी थी लैच। मैंने उनकी चित्रकारी भी देखी है। उनकी टेबल पर एक लीगल पैड है जिस पर वो ये सब करते रहते हैं। क्या आपको पता है मिस्टर रीचर कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो बोर हो जाते हैं इसलिए? हाँ शायद, लेकिन कई बार वो बोर नहीं हो रहे होते हैं, उस वक्त भी वो यही करते हैं। जब कोई बड़ी खबर आती है तो उनमें एकदम से एक बदलाव आ जाता है। अचानक से वो बहुत खुश हो जाते हैं। अरे तो खुश होना कानून के खिलाफ थोड़े ही है। लेकिन मिस्टर रीचर, तब भी पेन उनके हाथ में ही रहता है। जब उनका मूड बदलता है तो उनकी चित्रकारी भी बदल जाती है। कई बार तो वो सिर्फ चित्रकारी नहीं होती, वो कई दूसरी चीज़ें भी नोट करते हैं। बातचीत के कुछ मुख्य शब्द, हो सकता है आपको इसमें दिक्कत ना दिखाई दे रही हो। उनके पास ऐसी कई गुप्त जानकारियाँ आती हैं जिन्हें कायदे से एक ही जगह पर मौजूद रहना चाहिए, और वो जगह है रॉक क्रीक का फाइल रूम। ऐसे में उस जानकारी का या उस जानकारी के कुछ हिस्सों का किसी और जगह पर मौजूद होना नियमों के खिलाफ है। ये बात सुनते ही टर्नर खुशी से उछल पड़ी। क्या तुम वही कहना चाह रही हो लैच जो मैं सोच रही हूँ? क्या उसने वो नंबर भी लिख दिया था? जी हाँ मैम, उन्होंने वो नंबर अपने पैड पर नोट किया हुआ था। फिर उसने अपनी जेब से कागज़ का एक तोड़ा मुड़ा पन्ना बाहर निकाला। वो उसी पीले लीगल पैड का पन्ना था जिसे रीचर ने ड्यूटी कैप्टन के ऑफिस में देखा था। उस पर कई तरह की अजीबोगरीब चीज़ें बनी हुई थीं। कुछ डिब्बे, कुछ मशीनें, कुछ स्पाइरल और साथ में कुछ नाम और कुछ शब्द। कई चीज़ों को काफ़ी बार अंडरलाइन किया गया था। कुछ शब्दों के चारों तरफ बॉक्स बनाए गए थे
और पेन से उनमें इतनी शेडिंग की गई थी कि उन्हें पढ़ा जाना काफ़ी मुश्किल था। लैच ने अपनी उंगली पहले एक ऐसे शब्द पर लगाई जिसे पढ़ा जा सकता था। ये शब्द पेज के ऊपरी 1/3 हिस्से में था, जहां कांधार लिखा हुआ था, एक जगह का नाम। उस शब्द से एक तीर बना हुआ था जो उससे दूर जा रहा था। लैच ने बताया, ये वो संदेश है जो गायब हुए संदेश से पहले का है। इधर वीक्स और एडवर्ड्स को कांधार से निकलकर बग्राम तक जाने और वहां जाकर रुकने का निर्देश दिया जा रहा है। ये चीज़ फाइल में मौजूद है जहां इसे होना चाहिए था। इसके बाद लैच अपनी उंगली पेज के निचले 1/3 हिस्से की तरफ ले गई। यहाँ पर 2 शब्द लिखे थे जिनको हाइफन द्वारा जोड़ा गया था, हुड डेज। लिखने के बाद हुड के एच के सिरों को घुमाया गया था। साफ तौर पर दिख रहा था कि फ़ोन थामा हुआ व्यक्ति बोर हो रहा था। ये गायब हुए संदेश के बाद आने वाला संदेश है सर। ये भी फाइल रूम में कंधार वाले संदेश के बाद मौजूद था। यहाँ पर हमारे लोग फोर्ट हुड टेक्सास से मामले की जांच कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कुछ दिनों में उनका काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद लैच अपनी उंगली को ऊपर ले गई, जो कि बीच के 1/3 हिस्से में जाकर रुक गई। यहाँ पर कई तरह की शेप्स बनी हुई थीं, कुछ डिब्बे, कुछ भंवर जैसी चीज़ें, कुछ भूल भुलैया जैसी चीज़ें, और इन सब के बीच में वो जानकारी मौजूद थी। वहाँ AM लिखा हुआ था, जिसके बाद में 4 नंबर दिखाई दे रहे थे। पहले इस नंबर को ऐसे ही घसीटा गया था और फिर वक्त लेकर इनके ऊपर दोबारा पेन चलाया गया था। फिर इनको अंडरलाइन करके छोड़ दिया गया था और ये नंबर था AM 3435। टर्नर मुस्कुराई और बोली, टेक्निकल तौर पर तो उनसे गलती हुई है, लेकिन इस बार हम इसे नज़रअंदाज कर देंगे। AM 3435 ये एक ऐसी संख्या थी जो रीचर को लगता था कि उसे आसानी से याद रह सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग संख्या थी। 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 5, और इन सबको अगर जोड़ा जाए तो उनका योग होगा 3435 यानी 3435। ये रीचर के लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात थी। नंबर को ठीक से अपने दिमाग में बिठा लेने के बाद रीचर ने लैच से कहा, अच्छा सार्जेंट, अगर मुझे जैग में मेजर सुलिवन से कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकता हूँ? सीधा संपर्क सर। हाँ, सीधा उन्हीं से। कब सर? अभी, इसी मिनट में। लैच ने अपनी जेब से एक दूसरा कागज़ का टुकड़ा निकाला। उसे रीचर को देते हुए वो बोली, ये मेजर सुलिवन का मोबाइल नंबर है। ओह, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी? मुझे लगा था सर कि अगर आप इस जानकारी से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वो सिर्फ इसी एक तरीके से संभव हो पाएगा। बचाव पक्ष के लिए दी जाने वाली दलीलें काफ़ी बड़ा दायरा रखती हैं, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ, ज़रूर कहो। लैच ने अपनी जेब से एक दूसरा कागज़ का टुकड़ा निकाला और उसे रीचर को देते हुए बोली, ये कैप्टन एडमंड्स का मोबाइल नंबर है, यानी आपकी दूसरी वकील का। मुझे लगता है इस काम के लिए ये मेजर सुलिवन से ज़्यादा बेहतर रहेंगी। वो ज़्यादा जोश के साथ इस मामले के पीछे पड़ेंगी, क्योंकि वो थोड़ी आदर्शवादी टाइप की हैं, और जब तक उनके अंदर का ये आदर्शवाद जिंदा है तब तक उसका इस्तेमाल कर लीजिए सर, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। मेजर टर्नर के साथ भी नहीं रहा था। रीचर ने अगला सवाल किया, क्या FBI इस मामले में शामिल हो चुकी है? जी हाँ, उनको जानकारी दी जा चुकी है। और आर्मी की तरफ से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? मिलिट्री पुलिस की 75वीं यूनिट, वारंट ऑफिसर एस्पिन इसके लिए एक टीम को लीड कर रहे हैं। आप शायद उनसे मिले भी थे, वही आपको डायर तक लेकर गए थे। लोगों का कहना है कि वो आपके फरार होने को पर्सनली ले रहे हैं। उनको लगता है कि आपने उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है। उन्होंने आपके ऊपर एहसान किया था, जिसके कारण ही आप फरार हो सकने में सफल हो पाए। क्या वाकई ऐसा है? ऐसा उसने मेरे लिए क्या कर दिया था भाई? उन्होंने आपको डायर में रखा था, जबकि डिटेक्टिव पोल्डोस्की आपको डाउनटाउन ले जाना चाहता था, लेकिन एस्पिन ने इसकी इजाज़त नहीं दी। फिर इसके अलावा आपने उनको MP ड्यूटी कैप्टन को लेकर आने को कहा था, जो कि उन्होंने कर भी दिया था। वो इसे भी एक एहसान की तरह देख रहे हैं, जिसका आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। अच्छा, ये एस्पिन की तलाश कहाँ तक पहुँची है? ज़्यादा दूर तक तो नहीं सर, लेकिन वो आप तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या तुम उसे मेरा एक संदेश दे सकती हो? जी हाँ, कहिए। उससे कहना कि इन सारी बातों को अपना प्रेस्टीज इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो हमारी जगह होता तो वो भी यही करता। ठीक है सर, अगर मैं दे पाई तो ये संदेश उनको ज़रूर दे दूँगी। थैंक यू मिस क्रिस लैच। अगर मैं 110वें यूनिट में तुम्हारा कमांडर होता तो तुम्हें वहाँ से कभी नहीं जाने देता। हमारी यूनिट ने बहुत सारे अच्छे अच्छे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स देखे हैं, लेकिन
मुझे ये कहने में ज़रा भी संकोच नहीं कि तुम उन सारे ऑफिसर्स में सबसे अच्छी हो। थैंक यू सर। इसके बाद लैच वहाँ ज़्यादा नहीं रुकी। उसे वहाँ से 4 घंटे का वापसी सफ़र करना था, इसलिए वो तुरंत निकल गई। रीचर ने टर्नर से कहा, तुम वाकई बहुत ही अच्छी कमांडर रही होंगी जो लोग इस हद तक तुम्हारे लिए वफादार हैं। टर्नर ने जवाब दिया, आपसे ज़्यादा अच्छी कमांडर नहीं हूँ मैं। आपके साथ भी तो फ्रांसिस नीली थी। ओह, तुमने उसकी फ़ाइल भी पढ़ी है? हाँ, मैंने सारी फाइलों को पढ़ा है। यूनिट में सारे काम कैसे किए जाते थे उसकी पूरी हिस्ट्री भी। मैं 110वीं यूनिट को अच्छी तरह से जानना चाहती थी। रीचर मुस्कुराया और फिर उसने लैच द्वारा दिए गए उस कागज़ को सीधा किया और फ़ोन उठाकर कैप्टन ट्रेसी एडमंड्स का मोबाइल नंबर डायल करने लगा। अध्याय 40। जैसे ही उधर से मेजर एडमंड्स ने फ़ोन उठाया, रीचर ने एक ही सांस में अपनी बात कह डाली। मैं आपका क्लाइंट जैक रीचर बोल रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स की सेना में मेजर के रूप में तैनात हूँ। हाल ही में मुझे दोबारा सेना में शामिल किया गया है। क्या आप अभी अकेली हैं? हाँ हूँ। लेकिन किस लिए? तो ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर मुझे अपने केस में अपने पक्ष में सही ढंग के तर्क रखने हैं तो मुझे अफगानिस्तान के एक सिटीज़न की पूरी जानकारी की हार्ड कॉपियाँ चाहिए। हम लोग उसे सिर्फ AM3435 के नाम से ही जानते हैं, लेकिन ये जानकारी तो शायद सीक्रेट होगी। जी हाँ, लेकिन मैं सही प्रक्रिया का हकदार हूँ। अदालत ऐसी चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेती है। लेकिन फिर भी ये एक बड़ा काम है रीचर। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मांग पूरी तरह से जायज़ है। मुझे सिर्फ इतना पता है। उनके पास भी तो उनका एफिडेविट है। देखिए रीचर, आप जानते हैं ना कि मैं आपका पैटर्निटी सूट देख रही हूँ। हुआन रॉड्रिग्स वाला केस मेजर सुलिवन के पास है, और फिर एक क्रिमिनल केस के लिए भी मिलिट्री के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी निकलवाना एक बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। एक पैटर्निटी सूट के लिए तो आपको ये जानकारी नहीं ही मिलने वाली है। वैसे इस जानकारी का आप करने क्या वाले हैं? देखिए मिस एडमंड्स, आपने ही कहा था ना कि मिलिट्री जस्टिस के यूनिफॉर्म कोड के हिसाब से व्याभिचार भी एक तरह का क्रिमिनल केस है, तो बस उसी हिसाब से मुझे ये जानकारी चाहिए। लेकिन ये चीज़ आपके केस से जुड़ी हुई कैसे है? जब आप कोरिया में थे तब तो अफगानिस्तान वाला मसला शुरू भी नहीं हुआ था। रीचर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद एडमंड्स को जैसे सब समझ में आ गया। ओह, अब समझी। सही समझी हैं आप। ये जानकारी मेरे लिए नहीं, मेजर टर्नर के लिए है। या आप यूं भी कह सकती हैं कि ये मेजर टर्नर और मेरे दोनों के केस के बारे में है, क्योंकि कोई आदमी ऐसा है जिसने 110 स्पेशल यूनिट के 2 CO यानी कमांडिंग ऑफिसर्स को एक तरह से चुनौती दी है। इसका मतलब है कि इस खेल में एक जना जीतेगा और एक हारेगा। समझदारी इसी में है कि आप जीतने वालों की साइड में रहें, क्योंकि जीतने वाले तो हम ही हैं। अच्छा, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर एडमंड्स ने फ़ोन काट दिया। रीचर ने टर्नर से पूछा, अरे उस लिफाफे में क्या था? उसमें हमारे लॉस एंजलिस जाने का इंतज़ाम है। लेकिन हम लॉस एंजलिस क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए रीचर, क्योंकि तुम्हें समैंथा वाले केस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पर असफल हो जाते हैं तो हमें लंबे टाइम तक के लिए जेल में ठूंस दिया जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती कि जब तक तुम अपनी बेटी से ना मिल लो तब तक ऐसा हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग मेरी मुसीबत को एक साइड रखते हैं और तुम्हारी वाली पर ध्यान देते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो बताओ लिफाफे में क्या था? जवाब देने के बजाय टर्नर ने लिफाफे को बेड के ऊपर खाली कर दिया। उसमें 2 क्रेडिट कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस थे। उसने एक कार्ड और एक लाइसेंस अपने पास रखा और दूसरा रीचर की तरफ बढ़ा दिया। रीचर ने देखा तो पाया कि वो न्यूयॉर्क का ड्राइवर लाइसेंस था और उसके साथ वीसा का एक क्रेडिट कार्ड था। ये लाइसेंस किसी माइकल डेनिस कीहो नाम के इंसान का था जो 45 साल का था और क्वींस में रहता था। उसकी आंखें नीली थीं और लंबाई 6 फुट 6 इंच। वो एक ऑर्गन डोनर भी था। क्रेडिट कार्ड भी इसी माइकल डी कीहो के नाम का ही था। क्या ये चीज़ें असली हैं? रीचर ने पूछा। मेरी वाली असली हैं और मेरी वाली नहीं है। वो असली जैसी ही हैं, करीब करीब। अंडर कवर लॉकर से निकाली गई हैं। रीचर जानता था कि 110वीं यूनिट सैनिकों को अक्सर अंडर कवर भेजा करती थी। उनको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती रहती थी और सरकार ये डॉक्यूमेंट्स मुहैया करवाती थी। ये डॉक्यूमेंट्स हर तरीके से असली होते थे, बस इन्हें किसी भी असली आदमी को इशू नहीं किया गया होता था। अच्छा, और तुम्हारे वाले किसके हैं सूजन? वो लैच की एक दोस्त है। उसने मुझे बताया था कि वो किसी ऐसी लड़की को जानती है जो मेरे जैसी दिखती है। बढ़िया, तो अब तुम्हारा नाम क्या है? टर्नर ने लाइसेंस को रीचर की तरफ उछाल दिया। ये किसी मार्गरेट वेगा का लाइसेंस था। इसकी लंबाई 5'7" थी, आंखें भूरी और वो 31 साल की थी।
ये ऑर्गन डोनर नहीं थी। फोटो में देखने पर पहली नज़र में तो वो टर्नर जैसी दिखती थी, लेकिन ये समानता ज्यादा नहीं थी। क्या मिस वेगा ने खुशी खुशी अपना ड्राइविंग लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड दे दिया? इस शर्त पर कि हम इन्हें वापस करेंगे, साथ ही जो भी खर्च हम इस दौरान करते हैं हमें वो भी लौटाना होगा। ये वादा करने के बाद ही ये चीज़ें मुझे मिली हैं। बिली बॉब के पैसों का हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे मेरा वो मतलब नहीं था सूजन। मैं ये कहना चाहता था कि मिस वेगा ने ये चीज़ें देकर काफ़ी बड़ा खतरा मोल लिया है। वैसे हम कब निकलने वाले हैं? जितनी जल्दी हो सके रीचर। हम सुबह सुबह की ही फ्लाइट पकड़ेंगे। थोड़ी ही देर में तैयार होकर दोनों नीचे होटल की लॉबी में पहुंच चुके थे। वहां पूरी तरह से सन्नाटा था। कहीं भी कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए रीचर ने अपने की कार्ड्स को कूड़ेदान में डाल दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी ये दोनों दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि उन्हें एक अटपटी स्थिति का सामना करना पड़ा। जैसे ही ये लोग दरवाजे पर पहुंचे, बाहर फुटपाथ से उसी टाइम एक आदमी अंदर आया और तीनों एक दूसरे से टकराते टकराते बचे। ये एक गठीले शरीर वाला इंसान था जिसने नीले रंग का सूट, सफ़ेद शर्ट और नीली टाई पहनी हुई थी। दरवाजे पर कुछ देर तो पहले आप का प्रोग्राम चला, लेकिन फिर उन्होंने एडजस्टमेंट कर लिया और उस आने वाले ने दरवाजे को खोल कर रखा, जिससे पहले टर्नर बाहर निकली, फिर वो आदमी अंदर आया और आखिर में रीचर बाहर निकला। फुटपाथ पर कोई भी टैक्सी नहीं थी, लेकिन वहां पर होटल की एक शटल बस थी जिसका इंजन चालू था और ड्राइवर शायद टॉयलेट गया था। वहां से 10 गज की दूरी पर एक क्राउन विक गाड़ी पार्क की गई थी जिसकी डिक्की पर कुछ एंटीना लगे हुए थे। रीचर के दिमाग में एक खटका सा हुआ। ये जो आदमी अभी अंदर गया ये FBI का था। ये गाड़ी उसी की होनी चाहिए, उसने टर्नर से कहा। ओह, लगता है वो लोग हमारे नकली नामों को ट्रैक कर रहे थे, मतलब सुलीवन और टेम्पल को। वो हम लोगों के ठीक बगल से गुजर कर गया है सूजन। असली बात को समझने में उसे कितना टाइम लग जाएगा? अरे रीचर, वो FBI का है, जल्दी समझ पाने की कोई संभावना ही नहीं है। वैसे भी इस बस का ड्राइवर जल्दी ही आता ही होगा। हम तुरंत इसमें निकल जाते हैं। 2 मिनट बाद ही बस का ड्राइवर आ गया और बस में चढ़ने से पहले रीचर ने अंदर होटल के रिसेप्शन पर एक नज़र डाली। वो नीले सूट वाला अभी भी वहां खड़ा किसी के आने का इंतजार कर रहा था। बस ड्राइवर ने उन दोनों से पूछा, आप लोग कहाँ जाएंगे सर? नेशनल एयरपोर्ट या इंटरनेशनल एयरपोर्ट? नेशनल, टर्नर ने जवाब दिया। और फिर बस का दरवाज़ा बंद हो गया और ड्राइवर ने गाड़ी को गियर में डाल दिया। सामने एक कार थी जो वहां पर पार्क की गई क्राउन विक के बगल से निकलने की कोशिश कर रही थी और इस कारण उसने बस का रास्ता रोका हुआ था। उस कार की खास बात ये थी कि उसके दरवाजे पर डेंट पड़े हुए थे। अध्याय 41। रीचर ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और उन चारों लोगों को उस डेंट वाली कार से उतरते पाया। वही चारों जो पहले भी उनसे मिल चुके थे। उसने एक झटके में निर्णय कर लिया कि वो इस खेल को आज यहीं पर खत्म कर देगा। उन चारों का तिया पांचा करने के लिए वो बस से नीचे उतरना चाहता था, लेकिन टर्नर ने उसे रोक लिया। ये तुम क्या कर रहे हो रीचर? होटल की लॉबी में इनसे लड़ोगे, वो भी एक FBI एजेंट के सामने? अभी के लिए रुक जाओ मेजर, हम इनसे किसी दूसरी जगह पर सही टाइम पर निपटेंगे। अभी फिलहाल हमें LA जाना जरूरी है। रीचर मुंह बनाकर अपनी सीट पर वापस बैठ गया। जब वे लोग होटल से काफी दूर निकल आए तो उसने टर्नर से पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये FBI को हमारे बारे में कैसे पता चला होगा? ये सब होमलैंड सिक्योरिटी की वजह से है, जो कि सूचना पर निर्भर रहने वाली संस्था है। सभी तरह की चीज़ों के तार आपस में जुड़े हैं जिन तक उनकी पहुंच है। ये लोग एयरलाइंस पर तो नज़र रखते ही हैं और मुझे पूरा यकीन है एयरपोर्ट के नज़दीक बने होटल्स पर भी उनकी नज़र रहती है। और अगर वाकई ऐसा है तो वो बड़ी आसानी से ऐसा इंतज़ाम कर सकते हैं कि जब कोई 2 खास नाम एक ही जगह पर एक ही वक्त में दर्ज हों तो उन्हें तुरंत सूचना मिल जाए। तो अब ये समझ लो कि अगर कोई व्यक्ति होमलैंड सिक्योरिटी के डेटाबेस की एक एक पल की एक्टिविटी पर इस तरह से नज़र बनाकर रख सकता है तो उसकी पहुंच कितनी ऊपर तक होगी। लेकिन टर्नर, मुझे नहीं लगता कि उनको पल पल की खबर है। अगर ऐसा होता तो पहले FBI वाले नहीं वो लोग यहाँ पहुँचते। लेकिन रीचर, ये भी तो देखो, FBI वालों को सिर्फ पिट्सबर्ग से आना था, जबकि उनके आदमियों को काफ़ी दूर से आना था। इसका एक ही मतलब है कि वो वहाँ से पहले ही चल चुके थे, यानी उनको ये जानकारी FBI से पहले मिल चुकी थी। उनके अपने इंतज़ाम थे। इस बात का रीचर के पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी ही देर में वे लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। US एयरवेज का काउंटर उस वक्त खुल ही रहा था। टर्नर ने काउंटर के पीछे बैठी औरत से लॉन्ग बीच की सुबह के फ़्लाइट के बारे में पूछा। उसने बताया कि लॉन्ग बीच के लिए ज़्यादा फ़्लाइट्स तो मौजूद नहीं थीं,
लेकिन 2 लोगों की सीट का इंतज़ाम आराम से हो सकता था। टर्नर ने अपने और रीचर के ड्राइविंग लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड इस तरह से उसे पकड़ा दिए जैसे उनको दस्तावेजों के बीच से निकाला हो। काउंटर वाली औरत ने उस सारी जानकारी को अपने कंप्यूटर में फीड किया और फिर क्रेडिट कार्ड को मशीन में स्वाइप किया। फिर उसने कंप्यूटर पर कुछ और बटन दबाए और उनके बोर्डिंग पास प्रिंट होने लगे। उसके बाद उसने वो बोर्डिंग पास उठाए और ड्राइविंग लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड्स के साथ टर्नर को थमा दिए। वहाँ से वापस जाते हुए रीचर ने टर्नर से कहा, अब मुझे समझ में आया, इसीलिए तुमने मुझे स्वेटर पहनने को कहा था। हाँ रीचर, तुम अपनी बेटी से मिलने जा रहे हो और कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी तरफ जूलियट ने रोमियो को एक बार फिर से फ़ोन मिलाया। काम क्योंकि बटा हुआ था तो इसका कुछ हिस्सा उसकी जिम्मेदारी थी। फ़ोन उठा तो वो उत्साहित होते हुए बोला, हमारे लोग होटल के गलियारे में खड़े हैं, उनके कमरे के ठीक बाहर। उन्होंने बताया है कि उनके कमरे में रोशनी नहीं है और एकदम शांति है। उनकी चाबियां अभी तक नीचे रिसेप्शन पर जमा नहीं कराई गई हैं। इसका मतलब कि वो अभी कमरे में ही हैं और उन्होंने चेकआउट नहीं किया है। तो फिर हमारे लड़के गलियारे में क्या कर रहे हैं, अंदर क्यों नहीं जाते? वो असल में एक प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ पर FBI भी है। कहाँ पर है FBI? हमारे लड़कों के साथ ही, वो भी गलियारे में मौजूद हैं। एक आदमी है जो वहाँ ऐसे ही खड़ा है क्योंकि उसे लगता है कि वो 4 आम नागरिकों के सामने कुछ नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हमारे लोग उसके वहाँ खड़े होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सभी लोग वहाँ खड़े खड़े कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या हमें पक्का पता है कि वो दोनों वहाँ पर हैं? अरे वहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? क्या वो दोनों ही वहाँ पर हैं? लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैंने कुछ जोड़ घटाव किया है। जो भी जानकारी हमारे पास मौजूद है, टर्नर के अपने बेस पर किए गए उस फ़ोन कॉल के बाद मैंने काफ़ी चीज़ें सोची हैं। पहले मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि थोड़ी सावधानी बरतना ज़रूरी है। और इन्हीं में से एक चीज़ थी 110वें यूनिट के अंडर कवर लॉकर में मौजूद IDs के ऊपर एक अलर्ट लगाना। ऐसा करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था। जो कुछ भी करना संभव था मैं वो सब करना चाहता था और हमें इसका फ़ायदा भी मिला है। उन सारी IDs में से एक ID ने पिट्सबर्ग से कैलिफोर्निया लॉन्ग बीच तक का US एयरवेज का एक टिकट खरीदा है, आज सुबह की पहली फ़्लाइट का। ये फ़्लाइट अब से ठीक आधे घंटे बाद है। ओह, क्या एक ही टिकट खरीदा गया है? असल में एक ही ID एक्टिवेट हुई है, दूसरा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, किसकी ID है ये? ये है माइकल डेनिस कीहो, यानी कि मेल है, इसलिए मुझे लगता है कि वो दोनों अलग हो चुके हैं। शायद मजबूरी में उनको ऐसा करना पड़ा है। औरत के पास हेलन सुलिवन की ही ID होगी और अब तक वो जान चुके होंगे कि उस ID से वो प्लेन में ट्रैवल नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे ख्याल से रीचर अकेला ही कैलिफोर्निया जा रहा है। और वैसे ये बात लॉजिकल भी है क्योंकि वहाँ टर्नर की ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर क्या पता टर्नर कमरे में अकेली ही मौजूद हो? जूलियट ने कहा। हाँ, अगर रीचर कैलिफोर्निया जा रहा है तो ऐसा होना लाजमी है, लेकिन अगर नहीं जा रहा तो फिर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। हमें अभी इस बात का पता लगाना होगा। हमें उस FBI के ऑफिसर से बात करनी होगी। हम उनसे डील कर सकते हैं कि ना तो हम उनके बारे में कुछ कहेंगे और ना वो हमारे बारे में किसी को कुछ कहें, या फिर हम कुछ और बहाना बना सकते हैं, लेकिन हमें किसी भी तरह से उस दरवाजे के अंदर दाखिल होना ही पड़ेगा, फिर चाहे FBI भी हमारे साथ ही अंदर क्यों ना दाखिल हो। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर टर्नर और रीचर अलग अलग तरह की सुरक्षा प्रक्रियाओं से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उधर जूलियट ने रोमियो को फिर से फ़ोन किया और कहा, हमारे लड़कों ने होटल के कमरे के अंदर देख लिया है, कमरे में कोई नहीं था। ओह, तब तो इसका मतलब वो दोनों एयरपोर्ट पर ही हैं। और ये बात मैं पक्के तौर पर इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उसी फ्लाइट में एक औरत ने एक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है जो अर्लिंगटन काउंटी का है। उस औरत का नाम है मार्गरेट वेगा। उसने भी अपनी फ़्लाइट काफ़ी लेट बुक की है, पिछले घंटे में ही, और उस वक्त फ़्लाइट बुक करने वाले सिर्फ 2 लोगों में से वो एक है। दूसरा है ये माइकल डेनिस कीहो। उनके क्रेडिट कार्ड उसी 1 मिनट के दौरान चार्ज किए गए हैं। ओह, लेकिन ये टर्नर को मार्गरेट वेगा के नाम का क्रेडिट कार्ड कहाँ से मिल गया? अभी तक ये बात मुझे पता नहीं चली है, लेकिन जल्दी ही पता चल जाएगी। कहीं अंडरकवर लॉकर से तो नहीं मिला? बिल्कुल नहीं, ये नकली ID नहीं है, ये असली क्रेडिट कार्ड है। शायद बेस से किसी ने उसकी मदद की है। मैं पता लगाता हूँ। ये फ़्लाइट कब उड़ने वाली है? 15 मिनट में बोर्डिंग चालू होने वाली है। ठीक है, मैं लड़कों को तुरंत टर्मिनल भेजता हूँ। वो लैंड साइड में तो चेक कर ही सकते हैं। रोमियो ने जवाब दिया।
नहीं, मैंने इससे भी आगे की सोच ली है। वो लोग तब तक एयरसाइड पहुंच चुके होंगे और फिर अगर उन्हें ज़रूरत लगी तो तब तक वो प्लेन में भी जाकर बैठ चुके होंगे। मैंने उसी प्लेन में 2 टिकटें अपने लड़कों के लिए खरीद कर रख दी हैं और 2 टिकट स्टैंड बाय मोड में हैं। फ़्लाइट फुल थी तो इनका इंतज़ाम करवाना काफ़ी मुश्किल था। उनको कहना कि उनके बोर्डिंग कार्ड टिकट काउंटर पर उन्हें मिल जाएंगे। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग का प्रोसेस अब चालू हो चुका था और करीब 20 मिनट के इंतज़ार और लाइन में लगे रहने के बाद रीचर और टर्नर अब फ्लाइट में जाकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। दूसरी तरफ रोमियो ने जूलियट को फिर से कॉल किया और बोला, मैं यूएस एयरवेज के सिस्टम को अभी देख रहा हूँ। बुरी खबर है, मुझे लग रहा है कि कीहो और वेगा प्लेन में चढ़ चुके हैं और हमारी जो 2 स्टैंड बाई टिकट्स थीं वो सीटें अब हमारे हाथ से निकल गई हैं, क्योंकि एन उसी वक्त यूएस एयरवेज के 2 फ्रीक्वेंट फ्लायर आ गए और वो सीटें उन्हें दे दी गईं। ये लोग ऐसे कस्टमर्स को प्रेफरेंस देते हैं हमेशा। लेकिन क्या तुम उन्हें प्रेफरेंस देने से मना नहीं कर सकते हो? कर तो सकता हूँ, लेकिन करूँगा नहीं। एयरलाइन इसके लिए पैसे चार्ज करेगी। अब ये सब काम ऐसे ही होते हैं। लगता है आजकल भलाई करने के लिए भी लोग पैसे लेते हैं, कम से कम तब जब उनको ये पता हो कि ये पैसे सरकार देने वाली है। अब ये बिल मैं नहीं दे सकता क्योंकि इससे कागजी कार्रवाई होगी, जिससे फ़िलहाल हमें बचने की ज़रूरत है। इसलिए अब जो है उसी से काम चलाना होगा। हम कम से कम 2 लोगों को तो प्लेन में चढ़ा ही सकते हैं। ओह, लेकिन किन दोनों को? टिकट नामों के अल्फ़ाबेट के क्रम के हिसाब से कराए गए थे। जूलियट ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन इससे तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई बात नहीं, फ़िलहाल हमें सिर्फ उनकी निगरानी करनी है। यूँ समझ लो एक तरह से उन्हें थाम कर रखना है। मैंने बाकी दोनों की अमेरिकन एयरलाइंस में ऑरेंज काउंटी तक की टिकट करवा दी है। ये लोग साथ साथ ही पहुंचेंगे। कैलिफोर्निया में जाकर चारों मिल सकते हैं। ठीक है। और फ़ोन बंद हो गया। दूसरी तरफ प्लेन में अपनी सीट पर बैठा हुआ रीचर अचानक चौंक पड़ा, क्योंकि उसे अभी अभी अपने सामने एक आदमी दिखाई दिया था। वो आदमी जिसकी कनपटी पर उसने कुछ दिनों पहले एक जोरदार वार किया था। अध्याय 42। इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि ये वही आदमी था। जब रीचर पहली बार रॉक क्रीक वाले मोटेल में आया था तो ये आदमी उन 2 लोगों में से एक था जो उससे मिलने आए थे। उस वक्त उनकी गाड़ी के दरवाजे पर डेंट नहीं पड़ा था। इसी आदमी ने सबसे पहले रीचर से बातचीत करनी शुरू की थी और उससे कहा था, हमें आपसे डर नहीं लगता है अंकल। इस बंदे के पीछे जो था वो वही था जिसे रीचर तीसरे आदमी के रूप में याद रखता था। उन्होंने चारों तरफ नज़रें घुमाईं और जब उनकी नज़रें अपने शिकार पर पड़ गईं तो वो तसल्ली से अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। एक आदमी बाईं तरफ और दूसरा दाईं तरफ रीचर और टर्नर से 3 और 4 लाइनें आगे जाकर बैठ गए। टर्नर उन्हें देखकर बोली, अब ये क्या पागलपंती है? रीचर ने कहा, हाँ वो तो है। ये बताओ ये फ़्लाइट कितने घंटे की है? टर्नर ने उसे बताया कि ये फ़्लाइट 5 घंटे 40 मिनट के करीब की थी। रीचर ने एक पल सोचा और फिर बोला, ये लोग हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? आखिर वो इतने लोगों के बीच यहाँ क्या करने का इरादा लेकर आए होंगे? अरे हो सकता है उनका इरादा सिर्फ नज़र रखना भर हो। हाँ, क्या उनके सिर के पीछे भी आंखें लगी हैं? तो फिर रीचर, ये शायद एक तरह की चेतावनी है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा होगा ताकि हम लोग इनसे डर जाएं। ओहो, अब तो मैं वाकई में इनसे डर गया हूँ। उन्होंने हमें डराने के लिए इन 2 घोंचुओं को जो भेजा है। सोचने वाली बात यह है सूजन कि वो ये सब कर कैसे पा रहे हैं। जब ये खेल शुरू हुआ था तो उन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब वो लोग हमसे सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर हैं। जहाँ तक हमें पता है उन्हें हमारी दूसरी आईडीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि हमारे पास सुलिवन और टेम्पल की आईडीज़ हैं। उनके सहारे हमारा प्लेन पर जाना नामुमकिन था। तो उन्हें कैसे पता चला कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं? बिना किसी आईडी के हम ऐसा क्यों करते? ज़्यादा संभावना इस बात की थी कि हम लोग सड़क के रास्ते से आगे जाते। तो फिर उनको ये सारी बातें कैसे पता चलीं? अरे हो सकता है रीचर उन्हें बस ड्राइवर ने बता दिया हो। नहीं टर्नर, इतनी जल्दी ये नहीं हो सकता। वो तो अभी वापस भी नहीं पहुंचा होगा। ये सारी जानकारी इन्होंने खुद निकाली है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी जानकारी है जिसे ये लोग पा नहीं सकते हैं। ये लोग एयरलाइंस के सिस्टम पर नज़र रख रहे हैं। इन्होंने हमें टिकट लेते हुए देखा होगा और प्लेन पर चढ़ते भी देखा होगा। इसका एक ही मतलब है कि उनको 110वें यूनिट के अंडर कवर लॉकर की जानकारी होगी। अगर ऐसा ना होता तो कीहो का नाम उनके लिए कोई मतलब ही नहीं रखता था। असल बात यह है कि वो हमारी हर हरकत पर नज़र रख रहे थे, हमारी हर चाल को देख पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने कीहो से वेगा का संबंध भी जोड़ लिया होगा, क्योंकि हमने एक साथ ही टिकट बुक की थी और अब बैठे भी साथ साथ हैं।
असली वेगा भी अब बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है, साथ ही लैच भी, क्योंकि इन सारे डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम उसी ने किया था। हमको उन दोनों को आगाह करना पड़ेगा। लेकिन रीचर, हम अभी उनमें से किसी को भी आगाह नहीं कर सकते, कम से कम 5 घंटे और 40 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। काश मैं जान पाती कि ये लोग कौन हैं, रीचर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। इस बार ये लोग कार की बजाय प्लेन में हैं। इसका मतलब 2 बातें तो तय हैं। पहला तो ये कि इस बार उनकी जेबों में उनकी आईडीज मौजूद होंगी, और दूसरी ये कि उनके पास फिलहाल कोई हथियार भी नहीं होगा। और ये भी सोचने वाली बात है रीचर कि ऐसा कौन सा पोस्ट होगा जहां पर आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए बनाए गए सिस्टम का ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कौन से लेवल के लोग हैं जिनकी पहुंच उस तक हर वक्त रहती है? सूजन, इस चीज के बारे में तुम दूसरे तरीके से सोचो। ऊपर से नीचे आते हुए वो सबसे छोटा पोस्ट कौन सा है जिनको ऐसा करने की सुविधा मिली है? राष्ट्रपति ये कर सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सिचुएशन रूम में अक्सर आता जाता रहता हो वो भी कर सकता है। यानी चीफ ऑफ स्टाफ में से ये कोई भी हो सकता है। और फिर ये 24 घंटों की जिम्मेदारी है और पिछले 12 सालों से ये चीज़ चल रही है, इसलिए इसे संभालने के लिए अलग लोग होंगे। चीफ ऑफ स्टाफ के डेप्यूटी, यानी ऐसा आदमी जिसका काम यही हो कि उसे सब कुछ पता हो। ऐसा कोई जो कभी भी अपनी इच्छा के हिसाब से इन सिस्टम्स में आ जा सके। ऐसा आदमी जिसके लिए ज़्यादा प्रावधान ना हो, क्योंकि वो ऐसा ऑफिसर है जिसको इन सारे प्रावधानों की रिपोर्ट्स दी जाती हैं। ओह, तो क्या हमारा पाला एक डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ से पड़ा है और वो अफगानिस्तान में मौजूद किसी आदमी के साथ मिलकर ये साजिश कर रहा है? लगता तो ऐसा ही है टर्नर। ये लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, हो सकता है कभी एक साथ पढ़े भी हों। तो फिर ये प्लेन में मौजूद लोग कौन हैं? ये पेंटागन में काम करने वाले तो नहीं लगते। इस बात का रीचर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उन्हें देखता रहा और मौके का इंतजार करता रहा, और फिर 10 मिनट बाद उसे आखिरकार वो मौका मिल गया जो उसे चाहिए था। उसके आगे वाले आदमी की सीट के बाजू में बैठी हुई औरत अपनी सीट से खड़ी हुई और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। अध्याय 43। जब वो औरत रीचर के बगल से गुजरकर बाथरूम की तरफ चली गई तो रीचर ने अपनी सीट बेल्ट खोली और उस औरत की जगह पर जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही वो तीसरा आदमी अपने बगल में मौजूद बुजुर्ग की तरफ थोड़ा पीछे को झुक गया। सफ़ेद बालों वाला वो बुजुर्ग फिलहाल अपने सिर को प्लेन की खिड़की पर टिकाए गहरी नींद सो रहा था। रीचर ने उससे कहा, मुझे अपनी आईडी दिखाओ। उस आदमी ने ना कोई जवाब दिया और ना ही कुछ करने की जहमत उठाई। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रीचर को पता था कि औरतें बाथरूम में ज़्यादा समय लगाती हैं, इसलिए कम से कम 3-4 मिनट तो उसे वहाँ लगने ही थे। 4 मिनट का टाइम रीचर के लिए काफ़ी ज़्यादा था। वो जो करने की सोच कर आया था उसके लिए उसे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना था। वो फुर्ती से आगे की तरफ झुका और फिर दाईं तरफ को झटका खाकर पीछे की तरफ ऐसे गया कि वो आदमी उसके कंधे और बाह के ऊपरी हिस्से के पीछे आधा फंस सा गया। फिर उसने अपने दाएं हाथ से उसकी दाईं कलाई पकड़ी और उसे घुमाते हुए अपनी तरफ इस तरह खींचा कि उसकी उंगलियां रीचर की तरफ को मुड़ गईं। अपने बाएं हाथ से उसकी तर्जनी उंगली को पकड़ते हुए वो बोला, अब ये तुम पर निर्भर करता है बच्चे। या तो तुम इस दर्द को एक मर्द की तरह से सह लो या फिर एक छोटी बेबी की तरह से चिल्लाओ। और फिर रीचर ने उसकी उंगली को 90 डिग्री के कोण में नीचे की तरफ मोड़कर उंगली के पहले जोड़ को तोड़ दिया। फिर अपने अंगूठे से उस उंगली के दूसरे जोड़ को झटका दिया। वो आदमी हैरानी और दर्द के मारे अपनी सीट पर बुरी तरह से हिला डुला और हाँफा, लेकिन चिल्लाया नहीं। रीचर ने उसके अहम पर चोट की थी और इसलिए अब वो किसी बच्ची की तरह चिल्ला नहीं सकता था। इतने सारे लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। फिर अगले कुछ सेकंड में रीचर ने उसके दाएं और बाएं दोनों हाथों की 2-2 उंगलियों को तोड़ डाला। फिर उसने कहा, आईडी। वो आदमी अब बुरी तरह से दर्द से कराह रहा था। रीचर ने उसकी सारी जेबों में हाथ डाला और पीछे वाली जेब में उसे उसका पर्स मिल गया। पर्स हाथ में आते ही वो फुर्ती से वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। बटुआ खोलने पर उन्होंने पाया कि उसके पीछे वाले 2 हिस्सों में कैश रखा हुआ था। बीच वाली जेब में एक नॉर्थ कैरोलिना का ड्राइवर लाइसेंस था। लाइसेंस में उसी आदमी की फ़ोटो थी और उसका नाम लिखा हुआ था पीटर पॉल लोजानो। इसके अलावा कई क्रेडिट कार्ड थे। ये सारे कार्ड चालू थे और ये सभी पीटर लोजानो के नाम पर ही इशू किए गए थे। आर्मी से जुड़ी कोई भी आईडी उस बटुए में नहीं थी। टर्नर ने पूछा, क्या ये सिविलियन है या फिर उसकी पहचान छुपा दी गई है? मुझे लगता है पहचान छुपाई हुई है।
मेरे ख्याल से कैप्टन एडमंड्स इस बारे में हमें कुछ बता पाएंगी। वो HRC के लिए काम कर रही हैं। मैं उनको ये नाम भेज दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उस दूसरे वाले का भी नाम पता करना है। रीचर ने एक बार फिर से लोजानो की तरफ देखा। वो झुककर बैठा हुआ आगे पीछे हिल रहा था, जैसे अपने हाथों को बाहों के नीचे दबाकर दर्द कम करने की कोशिश कर रहा हो। एक एयर हॉस्टेस उसके बगल से गुजरी तो वो कुछ बोलने को हुआ, लेकिन फिर बोला नहीं। आखिर वो कह भी क्या सकता था। एक बुरा आदमी आया और मुझे मारकर चला गया, एक छोटी बच्ची की तरह शिकायत करता वो? नहीं, वो ऐसा काम नहीं कर सकता था। उसका अहम इस बात को गवारा नहीं करता। रीचर ने ये सब देखा तो अपना ख्याल जाहिर किया। वो पक्का आर्मी से ही है। बूट कैंप ने उसे अपनी जबान बंद रखना सिखाया है। तभी रीचर की नज़र दूसरे वाले आदमी पर पड़ी। वो उठकर अपने साथी के पास आ गया था और अब उसका साथी जल्दी जल्दी उसे सारी बात बता रहा था। यानी अब इस वाले के लिए रीचर को कोई दूसरा तरीका सोचने की ज़रूरत थी। वो अपनी सीट पर बैठा हुआ उसके उठने का इंतज़ार करता रहा। काफ़ी देर के बाद आखिर वो आदमी बाथरूम जाने के लिए खड़ा हुआ। उधर जाते वक्त पूरे रास्ते उसकी नज़रें रीचर पर ही टिकी हुई थीं, कुछ इस तरह से मानो कह रहा हो कि तुम कुछ भी कर लो, मुझ पर हमला तो नहीं ही कर पाओगे। और फिर जब वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर दाखिल हो गया तो रीचर अपनी सीट से बड़े आराम से उठा और बाथरूम के सामने जाकर खड़ा हो गया। एक और मुलाकात करने का टाइम हो गया था। अध्याय 44। जैसे ही उस आदमी ने अंदर से बाहर आने के लिए दरवाज़ा खोला, रीचर एकदम से घूमा और खुली जगह से अपने बाएं हाथ को बाथरूम के अंदर डालकर उसने अंदर वाले आदमी की छाती पर अपने हाथ से तेज वार किया। वार काफ़ी तगड़ा था। वो आदमी पीछे जाकर दीवार से टकराया और रीचर ने बिना एक पल गंवाए बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उस तंग बाथरूम में वो दोनों एकदम फंसकर खड़े हुए थे, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए। सिर्फ कुछ ही सेकंड के बाद उस आदमी का दायां हाथ टूटकर लटक चुका था। वो दर्द से गला फाड़कर चिल्लाया, लेकिन रीचर को पूरी उम्मीद थी कि दरवाज़ा बंद होने के कारण या फिर जहाज़ की दूसरी आवाज़ों के कारण उसकी आवाज़ दब गई होगी। उसने बिना कोई दया दिखाए उसका दूसरा हाथ भी उसी तरह तोड़ दिया और फिर उसकी जेबों की तलाशी लेने लगा। वो आदमी अब दर्द के मारे कमोड पर बैठा हुआ था। उसने उसकी पीछे वाली जेब से उसका बटुआ निकाला और फिर कंधे से बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। दरवाजे को बंद करके वो अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। इस दूसरे बटुए में भी पहले जैसा ही सामान था। $20 की एक मोटी सी गड्डी, कुछ छुट्टे नोट और काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड, नॉर्थ कैरोलिना का एक ड्राइविंग लाइसेंस। उसके हिसाब से उस आदमी का नाम था रोनाल्ड डेविड बाल्डाची। यहाँ भी सेना से जुड़ी कोई आईडी नहीं थी। रीचर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अगर एक की पहचान छिपा रखी थी तो इसका मतलब है सभी की छिपा रखी होगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है रीचर कि वो आर्मी से जुड़े ही ना हो। फिलहाल तो यही मानकर चलो कि वो आर्मी से ही जुड़े हुए हैं। ओह, तब तो वो ज़रूर फोर्ट ब्रैग में रहने वाले लोग होंगे, क्योंकि इनके पास नॉर्थ कैरोलिना के ड्राइविंग लाइसेंस है। फोर्ट ब्रैग में इन दिनों कौन कौन तैनात हैं? रीचर ने पूछा। करीब 40,000 लोग हैं। वो इलाका 250 मील में फैला हुआ है। 82वीं एयरबॉर्न यूनिट के साथ साथ और भी कई एयरबॉर्न यूनिट्स वहाँ हैं। इनके साथ स्पेशल फोर्सेस, साइऑप्स, कैनेडी स्पेशल वॉरफेयर सेंटर और मिलिट्री पुलिस की 16वीं यूनिट भी वहाँ पर है। इसके अलावा सस्टेनमेंट और लॉजिस्टिक्स से जुड़े काफ़ी लोग भी वहाँ पर हैं। ओह, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो अफ़गानिस्तान जाने और वहाँ से वापस आने वाले काफ़ी लोग वहाँ पर हैं। हाँ, ये बात तुम कह सकते हो रीचर। लॉजिस्टिक्स वाले भी इनमें शामिल हैं। वो लोग वहाँ से काफ़ी सामान लेकर आए थे और अब यहाँ से उधर काफ़ी सामान लेकर जा रहे हैं, या फिर हो सकता है ना भी जा रहे हों। तो तुम्हें क्या लगता है, यहाँ भी वैसा ही घोटाला हो रहा है जैसे में बिग डॉग शामिल था? हाँ, है तो वही रीचर, लेकिन इस बार ये बेहतर तरीके से और काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। साथ में मुझे ये भी लगता है कि इस बार वो सामान यहाँ नहीं बेच रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान के लोकल लोगों को हथियार बेच रहे हैं। कोई बात नहीं, हम जल्दी ही सारी बात का पता लगा लेंगे। वैसे भी अब हम लोग उनसे एक ही कदम की दूरी पर हैं। नहीं रीचर, इस मसले को अभी हमें पीछे रखना है। तुमने जो करना था वो कर लिया। अब सबसे पहले तुम अपनी बेटी से मिलोगे। इस बातचीत के करीब 5 मिनट बाद वो दूसरा आदमी बाथरूम से निकलकर आया और लंगड़ाते हुए किसी तरह गलियारे से निकलकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अब रीचर और टर्नर के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए दोनों आराम से सो गए। दूसरी तरफ रोमियो ने जूलियट को फ़ोन लगाया और बोला, हमारे सामने एक गंभीर समस्या आ गई है। कैसी समस्या? जूलियट ने पूछा। लगता है टर्नर को नंबर याद आ गया है। रीचर के वकील ने अभी अभी एक एप्लीकेशन डाली है
ताकि वो AM3435 पर मौजूद सारी जानकारी देख सके। ओह, रीचर के वकील ने ऐसा क्यों किया? वो लोग ये काम हमारी नज़रों से बचकर करना चाहते थे। उन्होंने सोचा होगा कि हम लोग सिर्फ टर्नर के वकीलों पर ही नज़र रख रहे हैं और उसके नहीं। और वैसे भी ये उसकी मेन वकील है भी नहीं, ये कोई नौसिखिया है जो पैटर्नल सूट को देख रही है। तब तो हम उसकी ये एप्लीकेशन नामंजूर कर सकते हैं। इस जानकारी का पैटर्नल सूट से कोई लेना देना है ही नहीं। नहीं, वो दूसरे किसी एप्लीकेशन की तरह ही एक एप्लीकेशन है। ये नॉर्मल प्रोसेस है और हमें उसे नामंजूर करने के लिए कोई अच्छा सॉलिड कारण ढूंढना पड़ेगा, और फिलहाल हम ऐसा कोई कारण नहीं दे सकते। ऐसा कुछ भी करके हम लोगों की नज़रों में आ जाएंगे। लोगों को लगेगा हमारा दिमाग फिर गया है। वो सवाल करेंगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस आदमी की जानकारी को गोपनीय बना रहा है। वो आदमी तो एक आम किसान है। ओह, तो फिर हमारे पास कितना टाइम बचा है? शायद 1 दिन। तुमने उनके क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दिए थे? उसका तो कर दिया था। वो काम आसान था क्योंकि वो कार्ड आर्मी का ही था। लेकिन मैं टर्नर के कार्ड को नहीं छू सकता। काफ़ी सारी कागजी कार्रवाई होगी जो कि हम तक पहुंच सकती है। मार्गरेट वेगा असल में मौजूद है। तो फिर हम क्या करने वाले हैं? हम इस मामले को कैलिफोर्निया में निपटा देंगे। वो लोग जल्दी ही लैंड करेंगे और फिर उन चारों को, उन 2 लोगों को काबू में करने में कितनी देर लगने वाली है। दूसरी तरफ रीचर और टर्नर का विमान अब बस लैंड करने ही वाला था। वो दोनों जाग चुके थे और अपनी आगे की प्लानिंग के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। टर्नर ने कहा, हमें एक गाड़ी तो किराए पर लेनी ही होगी, लेकिन हम लोग हर्ट्ज और एविस कंपनियों की गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सबसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ी की सर्विस है और इन पर वो लोग पक्का नज़र रख रहे होंगे। साथ ही हम किसी दूसरी बड़ी फ्रेंचाइजी की गाड़ी भी नहीं ले सकते। हो सकता है उनके कंप्यूटर्स तक भी सरकार की पहुंच हो। तो अब इनके बाद हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं? रीचर ने कुछ सोचा, फिर बोला, या तो लोकल लोग, या फिर हम रेंट अ रेक से गाड़ी ले सकते हैं, या 4 साल पुरानी लैम्बोर्गिनी। क्या वो लोग कैश पेमेंट ले लेंगे? अरे हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड हैं। उनको तो अब तक उन्होंने कैंसिल कर दिया होगा। ये लोग सब कुछ कर सकते हैं। नहीं सूजन, उन्होंने नहीं किया होगा। उन्हें अभी तक पता भी नहीं है कि हमारे पास ये क्रेडिट कार्ड पड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने हमें फ्लाइट के टिकट लेते हुए तो देखा था। नहीं, उन्होंने वेगा और कीहो को टिकट लेते देखा था। और हम लोग अब लोजानो और बाल्डाची हैं। कम से कम क्रेडिट कार्ड के मामले में तो हैं ही। हम उन दोनों के कार्ड इस्तेमाल करेंगे। उनको संदेश देने का ये तरीका कैसा है सूजन? लेकिन वो लोग इन कार्ड्स को ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है। यही तो मैं चाहता हूँ कि वो हमें ढूंढें। लेकिन हाँ, मैं हर्ट्ज और एविस वाली तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हम लोग उनके लिए चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा आसान नहीं होने दे सकते। हमें ये काम इस तरह से करना होगा ताकि उनको लगे कि उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया है। अब तक उनका प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था और बाकी यात्रियों के साथ उतरते हुए वो दोनों भी एयरपोर्ट की बिल्डिंग में दाखिल हो गए। अध्याय 45। एक जगह पर रुककर रीचर ने जायजा लिया कि कहीं कोई उनके पीछे तो नहीं आ रहा था या कोई उन पर नज़र तो नहीं रखे हुए था। जब उन्हें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया तो वो तेज़ी से निकलते हुए सीधे उधर चले गए जहाँ टैक्सियाँ खड़ी रहती थीं। एक पुरानी सी खस्ता हाल सेडान में बैठकर उन्होंने उसे एक ऐसी जगह ले जाने के लिए कहा जहाँ से उन्हें किराए पर गाड़ी मिल सकती थी। उन्होंने ड्राइवर को ये भी हिदायत दी कि वो किसी बड़े नाम वाले स्टोर जैसे हर्ट्ज, एविस, एंटरप्राइज या किसी भी ऐसे स्टोर तक नहीं जाना चाहते थे। ड्राइवर ने उनकी बात सुनी और फिर बिना कुछ बोले गाड़ी आगे बढ़ा दी। रीचर जानता था कि ये ड्राइवर अब कहाँ जाने वाला था। शायद अपने साले या बहनोई या किसी दूसरे रिश्तेदार के पास, या फिर किसी ऐसे आदमी के पास जो उसे सबसे ज़्यादा कमीशन देता। थोड़ी ही देर बाद उनकी गाड़ी एक खाली जगह पर जाकर रुकी। उस जगह के पीछे की तरफ लकड़ी का बना हुआ एक शेड था जिसके अंदर करीब 20 गाड़ियां खड़ी थीं। ऊपर बोर्ड लगा था, कूल एल का ऑटो रेंटल। टैक्सी का किराया चुकाकर रीचर और टर्नर ने वहां खड़ी गाड़ियों पर नजर डाली। इन सभी की हालत एकदम खस्ता थी। वैसे कहने को वो सारी लग्जरी गाड़ियां थीं। जब उन्होंने कूल एल से इस बारे में पूछा कि ये गाड़ियां ठीक ठाक चल तो जाएंगी ना, तो उसने एक लंबा चौड़ा भाषण उन्हें सुनाया जिसका कुल मिलाकर मतलब ये था कि अब तक चली हैं तो अब क्यों रुकेंगी। इसके बाद उन दोनों ने बिना कुछ बोले उन गाड़ियों में से एक रेंज रोवर चुनी और फिर अपना सौदा पूरा किया। इसके लिए रीचर ने वेगा और बाल्डाची के ड्राइविंग लाइसेंस, एक नकली फ़ोन नंबर, बाल्डाची के एक क्रेडिट कार्ड और एक जल्दबाजी में घसीटे हुए हस्ताक्षर का सहारा लिया जो कि असल में कुछ भी लिखा हो सकता था। कूल एल ने गाड़ी की चाबी उन्हें थमा दी। करीब 1 मील दूर जाकर ये लोग नाश्ते के लिए रुके।
नाश्ते के बाद टर्नर ने सार्जेंट लैच को फ़ोन करके उसे उनके वर्तमान हालातों से वाकिफ करा दिया और साथ ही अपना ख्याल रखने की हिदायत भी दे दी। तब तक रीचर पार्किंग लॉट पर नजर रखे हुए था। अब तक कहीं भी कोई संदिग्ध आदमी उनको नजर नहीं आया था। किसी ने उनका पीछा नहीं किया था और ना ही आसपास मौजूद लोगों में से किसी ने भी उनमें कोई इंटरेस्ट दिखाया था। जब सब कुछ ठीक लगा तो वो लोग वापस गाड़ी में बैठकर उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। इस बार गाड़ी रीचर चला रहा था। टर्नर ने रीचर से पूछा, जब तुम उनसे मिलोगे तो क्या करोगे? किन से मिलूंगा? तुम्हारी बेटी और उसकी माँ से। जब उनके ऊपर पहली बार तुम्हारी नजर पड़ेगी तो तुम उनसे क्या कहोगे? मुझे नहीं लगता कि मैं उनको पहचान पाऊंगा। मान लो कि तुम उन्हें पहचान लेते हो तो तुम क्या करोगे? तो मैं आसपास ये देखूंगा कि कहीं कोई जाल तो नहीं बिछा हुआ है। एकदम ठीक रीचर, ये मानकर चलने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि वो दोनों वो चारा हैं जिनका इस्तेमाल हमें फंसाने के लिए किया जा सकता है। मिलिट्री और FBI उधर पक्के तौर पर रहने वाली हैं। उन्हें पता है कि हम लोग वहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। वहाँ जो कोई भी तुम्हें दिखाई दे वो अंडरकवर एजेंट हो सकता है, इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। अब यहाँ से नॉर्थ हॉलीवुड की तरफ हम जितना बढ़ते जाएंगे हमारे लिए खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। वैसे इस बात की पूरी संभावना है रीचर कि तुम उनको पहचान ही जाओ। मेरा मतलब है उस बच्ची की माँ को। दूसरी तरफ रोमियो ने जूलियट को फ़ोन मिलाया, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां उसकी भी थीं। जूलियट के फ़ोन उठाते ही वो बोला, मेरे पास कुछ बुरी खबरें हैं। क्या उनका संबंध बाल्डाची के कूल एल नाम की रेंटल कंपनी से गाड़ी लिए जाने से है? जूलियट ने उल्टा सवाल किया। कौन सा एल? अरे वो वेस्ट कोस्ट की एक चीज़ है। तुम बताओ कि क्या हुआ है। रीचर ने उन दोनों पर प्लेन में हमला किया, उनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया और उनके पर्स भी छीन लिए। प्लेन के अंदर? हाँ, उसने लौजानो की उंगलियां और बाल्डाची की बाहों को तोड़ दिया था और किसी को इसकी कानों कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन ये नामुमकिन है। उसने जो किया वो मुमकिन था और उसने कर दिया। उसने हमारा बुरी तरह से मजाक बनाकर रख दिया है। एक तो उसने 100 लोगों के बीच में हमारे 2 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया और अब वो हमारे पैसे से ही गाड़ी किराए पर ले रहा है। ये आखिर अपने आप को समझता क्या है? दूसरी तरफ रीचर की गाड़ी लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और वो टर्नर से बोला, मुझे लगता है हमें एक बार रुककर कैप्टन एडमंड से बात कर लेनी चाहिए। मुझे ये जानना है कि हमें उनसे जो चाहिए है वो हमें दे भी सकती हैं कि नहीं। अरे अभी इस बात को एक साइड में रखते हैं, टर्नर ने कहा। अगर मैं रख सकता तो ज़रूर रख देता, लेकिन वो हमें रखने नहीं देंगे। शायद उनके 2 लोग ऑरेंज काउंटी वाली फ़्लाइट में रहे होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग बीच के लिए आने वाली अगली फ़्लाइट से ही वो यहाँ आ जाएं। जो भी हो, वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे ही पीछे होंगे। इसीलिए एडमंड से बात करके ये जानना ज़रूरी है कि वो हमारी मदद कर सकती है या नहीं। हमें ये सुनिश्चित करना है कि अगर भविष्य में हमें उनसे पूछताछ करनी पड़े तो क्या उनका चलती फिरती हालत में रहना ज़रूरी है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है रीचर कि अगर एडमंड्स हमारा काम नहीं कर पाती है तो तुम उन दोनों को सिर्फ इसलिए जिंदा रखोगे ताकि तुम उनको पीट कर उनसे जानकारी निकाल सको? नहीं, मैं उनको मार पीट कर उनसे जानकारी थोड़ी निकालूंगा। मैं तो उनके साथ बड़े प्यार से बात करूंगा, जैसे मैंने बिग डॉग से की थी। लेकिन अगर मुझे ये लगा कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है तो फिर नेचुरली जो होना है मैं उसे होने दूंगा, बस। और क्या? और वो नेचुरली होने वाली चीज़ क्या होगी? अब भविष्य किसने देखा है सूजन? जो भी होगा ज्यादा मुश्किल तो नहीं ही होगा। रीचर, तुम्हें याद है ना तुम अपनी बेटी से मिलने जा रहे हो? हाँ, मुझे मालूम है और मेरी इच्छा है कि उससे मिलने के लिए मैं जिंदा रहूं और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें एक फ़ोन लेना होगा ताकि हम लोगों को बार बार रुकना ना पड़े। असल में ऐसा करते हैं, हम 2 फ़ोन ले लेते हैं ताकि हम दोनों के पास ही एक एक फ़ोन रहे। हम कैश देकर ये फ़ोन खरीदेंगे और साथ में यहाँ की सड़कों का एक मैप भी ले लेते हैं। 1 मील दूर जाकर उन लोगों ने यही किया। फ्रीवे से उतरकर वो एक ऐसी जगह पर आ गए जहाँ काफ़ी सारी दुकानें थीं। वहाँ से 2 फ़ोन और कुछ मैप्स खरीद कर उन्होंने मैप गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिए और एक दूसरे के नंबर अपने अपने फ़ोन में सेव कर लिए। फिर रीचर ने एडमंड्स का नंबर मिलाया। उसने उधर से फ़ोन उठाकर कहा, मैंने आज दिन शुरू होते ही अपनी याचिका डाल दी थी और फिर अभी तक तो किसी ने भी उस याचिका को खारिज करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। तो आपको क्या लगता है वो इसे कब तक खारिज कर देते? देखते ही, या फिर जितनी जल्दी हो सके। यानी कि ये हमारे लिए अच्छी बात हुई है। हाँ बिल्कुल रीचर। तो फिर उसके मंजूर होने की उम्मीद कब तक है?
शायद आज ही शाम तक या फिर कल सुबह सुबह। बढ़िया, आपके पास पेन है? हाँ है, और पेपर भी है। तो उस पर 2 नाम लिखिए। मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों के बारे में पता लगाएं। नाम है पीटर पॉल लोजानो और रोनाल्ड डेविड बाल्डाची। HRC से इनके बारे में पता लगाइए। लेकिन ये लोग हैं कौन? मुझे खुद नहीं पता, इसीलिए तो आपको पता लगाने के लिए कह रहा हूँ। क्या किसी केस से इनका कोई संबंध है? हाँ, सही पक्ष का चुनाव करने से इनका संबंध है। आपको पता है मिस्टर रीचर, मैंने कुछ बातें सुनी हैं। कैसी बातें? डिटेक्टिव पॉल्डोस्की को आपके कपड़े लैंडफिल से मिल गए थे और उनकी जांच की जा चुकी है। उनमें लगा खून मैच नहीं हुआ है। बढ़िया, तो क्या अब मैं मेजर सुलिवन से एक माफ़ीनामे की उम्मीद कर सकता हूँ? शायद। वो अब बातों को कुछ कुछ समझ रही हैं। आपने उनके लिए जो नोट छोड़ा था कि उनके $30 आपके ऊपर उधार है, वो उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। तो क्या मेट्रो अब इस मामले से खुद को अलग कर रही है? जी नहीं, आप पुलिस के रोकने के बावजूद फरार हो गए थे। खैर, जो भी हो, मैं लोजानो और बाल्डाची के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगी। गुड बाय। थैंक यू कहकर रीचर ने फ़ोन काट दिया। इसके बाद वो फिर से अपनी गाड़ी में बैठकर उत्तर दिशा में आगे बढ़ने लगे। ऐसा करने वाली हजारों गाड़ियों में से एक गाड़ी उनकी भी थी। दूसरी तरफ रोमियो ने जूलियट को फ़ोन किया और बोला, मैंने कूल एल नाम के इस आदमी से सीधी बात की थी। एक बहाना बनाया और उसने मुझे बता दिया कि वो लोग एक 20 साल पुरानी काली रेंज रोवर में गए हैं। वो जिस गाड़ी में है वो ज़्यादा तेज़ नहीं चलती, और वैसे भी वो किसी भी गाड़ी में होते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। मैंने अपने बंदों को ऑरेंज काउंटी से बरबैंक तक हेलीकॉप्टर में बैठाकर भेजा है। वो करीब 1 घंटे पहले उस जगह पर पहुंच जाएंगे। इस काम के लिए पैसा किसने दिया? चिंता मत करो, आर्मी ने नहीं दिया है। रोमियो जूलियट को दिलासा देता हुआ बोला, क्या तुमने बाल्डाची और लोजानो के क्रेडिट कार्ड कैंसिल करवा दिए थे? वो मैं नहीं करवा सकता, वो उनके पर्सनल कार्ड हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल से छूटेंगे उस वक्त उनको रद्द करना पड़ेगा। तब तक हम लोग पहले की तरह उनके पैसे भरते रहेंगे। इस मामले में हमारा काफ़ी पैसा उड़ चुका है अब तक। अरे मेरे दोस्त, चिंता क्यों करते हो? ये तो सिर्फ चिल्लड़ है। अब यार, चिल्लड़ तो नहीं ही है। बस ठीक है ना, अब ये मामला खत्म ही समझो। इसके बाद सब पहले जैसे ही होगा। दूसरी तरफ रीचर फ्रीवे में गाड़ी चलाते हुए ईस्ट लॉस एंजलिस तक पहुंच गया था। इसके आगे का सफ़र थोड़ा धीमा रहा। रास्ते में उन्हें सेंटा मोनिका बुलेवार्ड, सनसेट बुलेवार्ड और हॉलीवुड बाउल जैसे नाम देखने को मिल रहे थे। तभी उसका फ़ोन बजा। उधर से एडमंड्स ने सवाल किया, पेन और पेपर है? नहीं, रीचर ने कहा। तो फिर ध्यान से सुनिए। पीटर पॉल लोजानो और रोनाल्ड डेविड बाल्टाची 2 सैनिक हैं जो फिलहाल लंबे समय के लिए नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में तैनात किए गए हैं। उन्हें एक ऐसी कंपनी को सौंपा गया है जिनको अफगानिस्तान से सेंसिटिव सामग्री लाने और ले जाने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। चूंकि अभी हम लोग वहाँ से अपनी आर्मी हटा रहे हैं, तो उनका ज़्यादातर काम सामान लाने का ही होता है। ये काम उनको अच्छा खासा बिजी रखता है। उन दोनों की फिटनेस औसत से ऊपर ही है। मुझे अब तक बस इतना ही पता चला है। रीचर ने एडमंड्स को थैंक यू कहा और फ़ोन काटकर ये सारी बातें टर्नर को बताईं। सब सुनने के बाद टर्नर बोली, तो ये मसला है, जो चीज़ें यहाँ आनी चाहिए वो लाई नहीं जा रही हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता रीचर? मैं बस चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, ये सब सेंसिटिव सामान जिसे वहाँ गुफाओं से या जहाँ कहीं से भी लाया जा रहा है, उसमें से काफ़ी सारा सामान फेयरटविल जाने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन अब इसमें से कुछ सामान किसी पुराने खस्ता हाल पिकअप ट्रक में डाला जा रहा है, जिसे उसी वक्त पहाड़ों तक पहुंचाया जाएगा। हो सकता है कि जब ट्रक वहां सामान लेने पहुंचा हो तब वो लोग नकदी लेकर आए हों, या फिर उनको नकदी सामान मिलने के बाद दी जाती हो। तुम यही कहना चाह रही हो ना? हाँ, करीब करीब। लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ जम नहीं रहा है। ये सब कुछ एक खुली जगह पर हो रहा है जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोगों की नज़र उनके ऊपर रहती है। ऐसे में ये काफ़ी टेंशन वाला काम है। यहीं पर वो सीखते हैं कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और किस पर नहीं, क्योंकि उनको हर जगह खतरा रहता है, सड़कों पर भी। ये चीज़ें कितनी सेंसिटिव हैं। क्या वो लोग किसी पुराने पिकअप ट्रक में रखे होने का खतरा उठा सकते हैं, वो भी इतने सेंसिटिव सामानों का? तुम कहना क्या चाहते हो रीचर? जब सब कुछ अफगानिस्तान में ही हो रहा है, तो ये लोग फोर्ट ब्रैग में क्या कर रहे हैं? क्या पता वो हाल ही में अफगानिस्तान से लौटे हों? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। जब मैंने उनको पहली बार देखा था तो ये बात मैंने खास तौर पर नोट की थी। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था
कि उनमें से कोई भी हाल फिलहाल में ईस्ट एशिया से होकर नहीं आया है। ना तो वो धूप से टैन होए हुए थे, ना ही उनके माथे और आंखों पर झुर्रियों के निशान थे, और ना ही उनकी आंखों में तनाव और थकावट दिखाई दे रही थी। वो यहीं पर रह रहे थे, लेकिन ये लोग उनकी सबसे काबिल टीम है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सबसे ज्यादा खतरा अफगानिस्तान में है, तो कोई अपने सबसे बेहतरीन लोगों को नॉर्थ कैरोलिना में क्यों रखना चाहेगा? तब हो सकता है रीचर मैं ही गलत हूँ। हो सकता है वो लोग सामान यहाँ अमेरिका में बेच रहे हों, ना कि अफगानिस्तान में। अगर ऐसा है तो उनको यहाँ भी काबिल लोगों की एक टीम चाहिए होगी, रीचर ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। लेकिन मुझे लगता है यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम हकीकत को देखें तो यहाँ पर वो सिर्फ छोटे हथियार ही बेच सकते हैं। अगर कोई भारी हथियार बेचेंगे तो हम लोग जान जाएंगे, और अगर उनको छोटे हथियार बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाना है तो इसके लिए उनको इनसे सारे बाजार को भर देना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर होता तो तुमने इस बारे में कहीं ना कहीं से ज़रूर कुछ सुना होता। अगर इतनी बड़ी तादाद में आर्मी का सामान बिक्री के लिए अवेलेबल होता तो किसी न किसी ने तो अपना मुंह ज़रूर खोल दिया होता, और फिर आखिरकार ये बात तुम तक पहुंच ही जाती। 110वें यूनिट को ऐसे ही कामों के लिए तो बनाया गया था। तो फिर आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? सच कहूं तो मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है सूजन। इसके बाद थोड़ी देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। अब उनकी मंजिल भी बस नजदीक ही थी। रीचर को कैंडिस डेटन द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे से सारी जरूरी चीजें, जैसे उसके वकील का नाम और उसके ऑफिस का पता याद थे। टर्नर ने उसके हिसाब से नक्शे में सही ब्लॉक ढूंढ लिया था, और उसका बायां अंगूठा अभी उसी जगह के ऊपर टिका हुआ था। वो धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहे थे। एक जगह पर पहुंचकर टर्नर ने कहा, अब यहीं पर गाड़ी रोक दो रीचर। मेरे ख्याल से उन लोगों का ज्यादातर ध्यान दक्षिण दिशा में होगा। ऐसे में हम लोग उस तरफ से जाएंगे जहां वो नजर ना रख रहे हों, यानी उत्तर से, और यहाँ से हमें हद से ज्यादा सावधान रहना होगा। अध्याय 46। टर्नर ने नक्शे पर नजरें जमाए जमाए रीचर से कहा, वो वकील वाइनलैंड एवेन्यू में है, जो कि फ्रीवे से नॉर्थ दिशा में 2 ब्लॉक दूर पर है। इसीलिए जब बरबैंक से तुम बाईं तरफ मुड़ोगे तो वाइनलैंड एवेन्यू दाईं तरफ पड़ेगा। फिर वहां से सीधा सीधा ही जाना है। वैसे तो इस गाड़ी को कोई जानता नहीं, लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि हम लोग 2 से ज्यादा चक्कर वहां पर ना मारें। ये सुनकर रीचर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो ना हद से ज्यादा धीमे चल रहा था और ना ही ज्यादा तेज। एक आम सी गाड़ी जो इस खुशनुमा सुबह का आनंद ले रही थी। अगले ब्लॉक में दाईं तरफ मुड़ने के बाद उनको सामने एक पार्किंग दिखाई दी। ये एक शेयर की गई पार्किंग थी। ब्लॉक के दाईं तरफ एक लंबी लेकिन कम ऊंचाई वाली इमारत थी, जिसकी छत एक शेक रूफ थी। ये इमारत 6 हिस्सों में बटी हुई थी, जिसमें अलग अलग सामानों की दुकानें थीं। कैंडिस डेटन के वकील के अलावा एक विग की दुकान, क्रिस्टल की दुकान, कॉफ़ी की दुकान और एक टैक्स भरवाने वाला भी वहां पर था जो स्पेनिश बोलता था। पार्किंग में 8 स्लॉट थे और वो इमारत के आगे का पूरा हिस्सा घेरे हुए थी। रीचर ने अंदाजा लगाया कि कोई भी आने वाला कहीं भी गाड़ी पार्क कर सकता था। इस वक्त पार्किंग लॉट आधा भरा हुआ था और इसमें से अधिकतर कारें रीचर को संदिग्ध नहीं लग रही थीं। करीब करीब सारी गाड़ियां साफ थीं और धूप में चमक रही थीं। यहाँ आते हुए रीचर ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि ऐसी कौन सी गाड़ियां हो सकती थीं जिनमें 2 लोग रह सकते थे, और सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि कम से कम एक पुराने मॉडल की वैगन या नई एसयूवी तो उन्हें चाहिए ही होगी। ऐसी गाड़ी जिसके पीछे की सीट मोड़ी जा सके और उसके आगे की सीट और टेल गेट के बीच में कम से कम इतनी जगह हो कि वहाँ एक बिस्तर आ सके। इसीलिए रीचर वहाँ मौजूद पुरानी वैगन्स को देख रहा था। ऐसी गाड़ियाँ जिन पर धूल जमी हो और जिनके टायर ज़्यादा लंबे समय से पार्क रहने के कारण थोड़े नरम हो गए हों। लेकिन ऐसी कोई भी गाड़ी रीचर को वहाँ नज़र नहीं आई। ज़्यादातर गाड़ियाँ बहुत ही साधारण थीं। 3 या 4 तो इतनी नई और नीरस सी थीं कि वो जानता था कि वो एयरपोर्ट से ली गई किराए की गाड़ियां ही होंगी। ये ऐसी गाड़ियां थीं जिनको एस्पिन और मिलिट्री पुलिस के 75वें यूनिट के उसके साथ ही इस्तेमाल में ला सकते थे। इसके अलावा कुछ ऐसी गाड़ियां भी थीं जो FBI वालों की हो सकती थीं। पूरी पार्किंग के चारों तरफ का एक चक्कर लगाकर ये लोग घूमकर वापस फ्रीवे तक पहुंच गए थे। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि रीचर को लगा था कि अचानक से लिया गया यू टर्न या उनके द्वारा जाने के लिए चुनी गई कोई असामान्य दिशा उनको लोगों की नज़रों में ला सकती थी। टर्नर ने उससे पूछा, क्या फिर से चक्कर मारना चाहते हो? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। उन गाड़ियों में से किसी में भी वो लोग नहीं हैं। हमें वकील से पता करना होगा कि वो कहाँ हो सकते हैं। इसके लिए मैं या तो फ़ोन पर बात कर सकता हूँ या एडमंड्स को मेरी तरफ से फ़ोन करने को कह सकता हूँ,
लेकिन असल में इस काम में भी एक दिक्कत है। वकील कहेगा कि ये सारी बातें ऑफिस में आमने सामने ही होनी चाहिए, और वो ये भी कहेगा कि वो उनका पता हमें नहीं दे पाएगा क्योंकि ये उसके लिए गलत होगा। वो ये मानकर चलेगा कि अगर मैं उन दोनों से मिलता हूँ तो ऐसी कोई मुलाकात उनके लिए डरावनी या हिंसक हो सकती है, और आगे जाकर वो लोग उनका पता मुझे देने के लिए वकील के ऊपर कई लाख डॉलर का केस भी ठोक सकते हैं। तो फिर अब तुम क्या करने वाले हो? मैं वही करने वाला हूँ जो आदमी तब करता है जब उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है। और वो क्या है? मैं एक कॉल गर्ल को बुलाने वाला हूँ। फिर उन्होंने गाड़ी पीछे की और दोबारा उत्तर दिशा में बढ़ने लगे। एक हैमबर्गर रेस्टोरेंट ढूंढकर वो उसके अंदर जाकर बैठ गए। कॉफी पीते हुए रीचर ने येलो पेजेस में अपने मतलब का एक नंबर ढूंढ लिया। फिर वो लोग वापस अपनी गाड़ी में बैठकर एक मोटेल तक गए जो बरबैंक एयरपोर्ट के लॉन्ग टर्म पार्किंग लॉट के बगल में बना हुआ था। उन्होंने मोटेल में चेक इन नहीं किया, लेकिन गाड़ी के अंदर रहते हुए रीचर ने वो नंबर मिलाया जो उसने येलो पेजेस से याद किया था। उधर से अधेड़ उम्र की एक विदेशी लहजे में बोलने वाली औरत की आवाज़ आई। रीचर ने उससे पूछा, आपकी सबसे अच्छी अमेरिकन लड़की कौन सी है? एमिली। उसका रेट क्या है? 1 घंटे का $1000। क्या वो अभी आ सकती है? हाँ बिल्कुल। क्या क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट लेती है? हाँ, लेकिन तब 1200 पर घंटा लगेगा। रीचर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आपके पास आधे घंटे से भी कम टाइम में पहुंच जाएगी। आप क्या चाहते हैं कि वो जब आपसे मिलने आए तो उसने कैसे कपड़े पहने हों? वो प्राइमरी स्कूल की टीचर की तरह लगनी चाहिए, जैसे उसे कॉलेज से निकले हुए बस 1 ही साल हुआ हो। इसके बाद रीचर ने उसे अपना नाम पीट लॉजानो बताया और उस मोटेल का नाम और पता दिया जिसके आगे उन्होंने गाड़ी पार्क की हुई थी। फिर फ़ोन बंद करके वो लोग इंतज़ार करने लगे। करीब 35 मिनट के बाद रीचर का फ़ोन बजा। ये कैप्टन एडमंड्स का फ़ोन था। उसे एक बहुत ज़रूरी खबर देनी थी। उसने कहा, मुझे AM 3435 की पूरी जानकारी हासिल हो गई है। अभी 5 मिनट पहले ही ये सब मुझे पता चला है। इसके लिए मुझे बहुत भागदौड़ करनी पड़ी थी। आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा मिस्टर रीचर। हम लोग अफ़गानिस्तान में पिछले 10 सालों से हैं और इस हिसाब से 3435 एक बहुत छोटा नंबर है। अभी फ़िलहाल हमारे पास ये ऐसे नंबर 1 लाख से भी ऊपर तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इस आदमी के बारे में जो भी जानकारी इकट्ठा की गई थी वो काफ़ी अरसा पहले की गई थी, मेरे हिसाब से करीब 7 साल पहले। इसके बाद इस जानकारी में ज़्यादा कुछ इजाफा नहीं हुआ है। बहुत कम ही जानकारी इसमें जोड़ी गई है क्योंकि ये एक आम आदमी है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है। पहली नज़र में वो एक आम किसान ही लगता है। उसका नाम है ईमल गुलाम जादरान। वो अभी 42 साल का है और 5 भाइयों में सबसे छोटा है। उसके सारे भाई जिंदा हैं। ये परिवार का सबसे ज़्यादा नाकारा आदमी है और पूरे इलाके में बदनाम है। उसके बड़े भाई इज्जतदार हैं और पोस्ता की खेती करने वाले लोग हैं। वो अपनी फैमिली ज़मीन पर पोस्ता उगाते हैं जैसे उनके पूर्वज पिछले 1000 सालों से उगाते आ रहे थे। ये सब पारंपरिक रूप से बहुत छोटे लेवल पर किया जाता है, लेकिन ईमल की इस काम में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, इसलिए उसने कई चीज़ें करने की कोशिश की और हर एक में वो असफल रहा। उसके भाइयों ने आखिरकार उसे माफ़ कर दिया और उसे वापस अपने पास बुला लिया। ताज़ा जानकारी के हिसाब से वो पहाड़ों में अपने भाइयों के नज़दीक ही रहता है, लेकिन काम धाम कुछ नहीं करता, ज़्यादातर अपने आप से ही मतलब रखता है। और 7 साल पहले उसे किस अपराध में पकड़ा गया था कैप्टन? उसने कुछ काम करना ट्राई किया था और वो उसमें असफल रहा था। कैसा काम? उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था। अगर होता तो हम उसे गोली मार देते। अरे क्या सिद्ध नहीं हुआ था ये तो बताओ। ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक बिजनेसमैन बन गया था। वो 10वीं माउंटेन डिवीजन से हथगोले खरीदता था और उनको तालिबान को बेचा करता था। और उसे इस काम के बदले में कितना पैसा मिलता था? ऐसी कोई जानकारी इसमें नहीं दी गई है। ठीक है, और कोई बात? जी नहीं, बस इतना ही। थैंक यू कैप्टन एडमंड्स। इसके बाद रीचर ने फ़ोन काट दिया क्योंकि उस वक्त वो एक लड़की को देख रहा था जो कि अभी अभी टैक्सी से उतरी थी और मोटेल के ड्राइववे की तरफ चलकर आ रही थी। सुनहरे बालों वाली एक लड़की जो बिल्कुल प्राइमरी स्कूल की एक टीचर लग रही थी। अध्याय 47। मोटेल के ऑफिस को पार करने के बाद वो लड़की एक जगह आकर ऐसे रुक गई जैसे उसे मालूम ही ना हो कि आगे उसे किधर जाना है। और ये बात सही भी थी क्योंकि उसके पास ग्राहक का नाम तो था लेकिन कमरा नंबर नहीं था। रीचर और टर्नर इस बात की पहले ही रिहर्सल कर चुके थे कि गाड़ी में से उसे आवाज़ कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा और फिर क्या बोलेगा। सो टर्नर ने अपनी खिड़की का शीशा नीचे किया और चिल्लाकर उससे पूछा, क्या तुम एमिली हो? जी हाँ।
हम लोग तुम्हारे क्लाइंट्स हैं। एमिली की आंखों में हैरानी उभर आई। टर्नर ने जल्दी से कहा, हम लोग तुमसे सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं। हम तुमको 1 घंटे के $2000 देंगे, और ये वो काम नहीं होगा जिसके लिए तुम यहाँ आई हो। लड़की थोड़ा आगे को सरकी, लेकिन उनके ज्यादा नजदीक नहीं आई। खुली हुई खिड़की की तरफ आकर वो 1 इंच झुकी और फिर बोली, आखिर चक्कर क्या है? इस बार जवाब दिया रीचर ने, थोड़ी एक्टिंग करनी है। अब वो लोग कार से बाहर निकलकर खुले में बातें करने लगे, ताकि उस लड़की को कोई खतरा महसूस ना हो। जहां रीचर और टर्नर गाड़ी पर टेक लगाकर खड़े थे, वहीं वो लड़की उनसे 4 फीट दूर खड़े होकर इस तरह से खड़ी थी कि मौका लगने पर घूमकर भाग सके। लेकिन वो भागी नहीं। उसने लौजानो का क्रेडिट कार्ड लिया और उसे अपने आईफोन पर बने एक खांचे में डाला। पेमेंट हो जाने के बाद उसने पूछा, किस तरह की एक्टिंग करनी है मुझे? मैं चाहता हूँ कि तुम एक लॉ फर्म की रिसेप्शनिस्ट से मिलो और उसके ऊपर एक अच्छा सा इंप्रेशन बनाओ। हो सके तो किसी दयालु औरत से मिलना, वो तुमसे सहानुभूति रखेगी। इसके बाद रीचर ने उसे समझाया कि उसे क्या करना था, उसे ये सब क्यों करना था। इस बात को लेकर लड़की ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। रीचर ने आगे कहा, ये सब कुछ एक संघर्ष कर रही जवान माँ की मदद करने के लिए किया जा रहा है। तुम उससे कहना कि मिस डेटन तुम्हारी किसी आंटी की दोस्त हैं और उन्होंने तुम्हें कॉलेज में कुछ पैसे दिए थे। उस वक्त तुमको इन पैसों की सख्त ज़रूरत थी और उन्होंने तुम्हें पैसे देकर एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला था। अब जब तुम कमाने लगी हो तो उन पैसों को लौटाना चाहती हो और एक बार उनसे मिलकर थैंक यू भी बोलना चाहती हो। इसी तरह की कोई इमोशनल कहानी बनाना ताकि वो औरत पिघल जाए। अब इसमें से क्या जोड़ना घटाना है वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। हाँ, इतना मैं तुम्हें बता दूं कि कायदे के हिसाब से रिसेप्शनिस्ट को तुम्हें उनका पता बताने की परमिशन नहीं है। उसे खास तौर पर यह हिदायत मिली हुई होगी कि ऐसा किसी भी हालत में नहीं करना है। तो इसीलिए तुम्हें ऐसी एक्टिंग करनी है जो कि ऑस्कर जीतने लायक हो। लड़की ने एक पल सोचा, फिर बोली, और ये सब करने से कौन प्रॉब्लम में पड़ने वाला है? अरे कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ेगा, असल में इसका उल्टा ही होगा। अगर ये मिस डेटन असल में मौजूद है तो हम उसकी मदद करेंगे, और अगर डेटन असल में है ही नहीं तो मुझे जो तकलीफ होने वाली थी वो बच जाएगी। यानी दोनों ही हालातों में कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। एमिली ने एक पल सोचा, फिर कंधे उचकाते हुए बोली, मुझे नहीं लगता मैं ये काम कर सकूंगी। लेकिन तुमने हमसे पैसे ऑलरेडी ले लिए हैं। हाँ, तो वो अपने 1 घंटे के लिए लिए हैं। वो काम करने के लिए मैं अभी भी तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, अगर हम तुमको $500 और कैश में दे दें तो, टिप के तौर पर, जब तुम काम पूरा करके यहाँ से वापस जाओगी, तो ये कैसा रहेगा? 500 नहीं, 700 लूंगी। चलो 600 पर डन। ठीक है, डन। अब एमिली इस काम के लिए तैयार थी और वो तुरंत लॉ फर्म की तरफ बढ़ गई। रीचर ने उसे वहाँ का पता दिया और $20 टैक्सी के किराए के लिए भी। फिर उन्होंने टैक्सी को जाते हुए देखा और जब वो नज़रों से ओझल हो गई तो वो पलटकर अपनी रेंज रोवर में जाकर बैठ गए। अब उन्हें बस इंतज़ार करना था। कुछ पल के बाद टर्नर ने कहा, रीचर, जो चीज़ आंखों के सामने है उसे नज़रअंदाज मत करो। एक तरफ AM3435 का ईमल जादरान है, जिसके बारे में अब हमें पता है कि वो उन पहाड़ी कबीलाई इलाकों में अमेरिकी सेना के हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल था। वहीं दूसरी तरफ लौजानो और बाल्डाची हैं, जो ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जिनका काम ही इन हथियारों को उन पहाड़ों से यहाँ तक लाना है। तो ये तो 2 और 2 जोड़कर 4 बनाने जितना आसान मामला है। लेकिन सूजन, वो ये हथियारों को खरीदने का काम 7 साल पहले किया करता था। हाँ, उसके बाद वो नज़रों से ओझल हो गया। इसका मतलब यही है कि अब वो इस काम में परफेक्ट हो चुका है, हैसियत में ऊपर उठ चुका है। अब वो ऐसा आदमी बन गया है जो काम करवाता है, करता नहीं है। वो किसी न किसी के लिए बहुत ज्यादा पैसा बना रहा है और यही बात तर्कसंगत लगती है, वरना उसकी पहचान छिपाए रखने के लिए कोई इतनी भागदौड़ क्यों करेगा भला? रीचर ने एक ठंडी सांस ली और बोला, हो सकता है तुम्हारा कहना सही हो। उस खबरी ने उसको कबीले का बुजुर्ग कहा था जिससे वो अमेरिकी ऑफिसर मिलने जा रहा था। मुझे लगता है ये जो लेबल है ये एक तरह की हैसियत दिखाता है, जैसे आदरपूर्वक किसी को कहा जा रहा हो। इसलिए ऐसा बदनाम आदमी जो पूरे दिन बैठा रहता हो और कोई कामकाज नहीं करता हो, मेरे ख्याल से उसे ऐसा ओहदा तो नहीं ही दिया जाएगा। वो तो गांव का जोकर ही कहलाया जाएगा और कोई उसकी इज्जत भी नहीं करता होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ईमल किसी न किसी के लिए काम कर रहा है। तुम्हारी थ्योरी से जो मुझे परेशानी थी वो बस इतनी थी कि जब उनका सारा काम उधर अफगानिस्तान में हो रहा है
तो उन्होंने अपनी सबसे बेहतरीन टीम यहाँ नॉर्थ कैरोलिना में क्यों रखी है? लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि उनके लिए यहाँ भी बहुत ज़रूरी काम निर्धारित किया गया हो, क्योंकि जो चीज़ तुम सोच रही हो अगर वो सच है तो वहाँ से काफ़ी सारा पैसा यहाँ अमेरिका लाया जा रहा है, शायद गाड़ियाँ भर भर कर। तो ऐसे में ये लाजमी है कि उनको यहाँ एक ऐसी टीम की ज़रूरत हो जो न केवल हथियारों को संभाल सके बल्कि इस सारे पैसे को भी ठीक जगह पर पहुंचा सके। दूसरी तरफ रोमियो ने जूलियट को फ़ोन लगाया और बोला, मामला गड़बड़ाता जा रहा है। उन्होंने अभी लोजानो का एमएक्स कार्ड इस्तेमाल किया है। उन्होंने $2000 एक एंटरटेनर पर खर्च किए हैं। आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? हाँ, यही कि वो बोर हो चुके हैं। अरे, दुनिया में सिर्फ एक ही तरह की एंटरटेनर्स हैं जो अपना क्रेडिट कार्ड रीडर लेकर घूमती हैं, कॉल गर्ल्स। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग हमको चिढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है अगर सड़क पर रहने वाले गरीब गुरबों के फ़ोनों में कार्ड रीडर होता या उनके पास फ़ोन ही होता तो वो उनको क्रेडिट कार्ड दे देते। और इसके अलावा रीचर के वकील को जादरान की सारी जानकारी 1 घंटे पहले मिल चुकी है, यानी कि अब बात हाथ से बाहर निकल चुकी है। अरे यार, तुम घबराते बहुत हो। देखो, जादरान की पहचान एक साफ साफ कड़ी है जो सीधे हम तक आती है। ये बाहर होते ही अब सारा मामला समझने के लिए उनको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर ये भी तो हो सकता है कि तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो। तुमने अच्छी खबर तो सुनी ही नहीं है, जूलियट ने कहा। ओह, क्या कोई अच्छी खबर भी है? हमारे लड़कों ने उनको वकील के ऑफिस के बाहर से गुजरते हुए देखा है अभी अभी। वो एक 20 साल पुरानी काली रेंज रोवर में है। पूरी तरह से पक्का कहना तो मुश्किल है क्योंकि गाड़ी के शीशे काले थे, लेकिन फिर भी ये साफ पता चल रहा था कि अंदर 2 लोग हैं, एक लंबा चौड़ा और एक छोटा। बढ़िया। और ये हुआ कब? अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। क्या वो सिर्फ एक बार ही नजर आए? हाँ, अभी तक तो एक बार ही आए हैं। जाहिर है कि वो हालात का जायजा ले रहे थे। क्या वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है? हाँ, भीड़ तो बहुत है। और वहाँ का चक्कर लगाने के बाद वो किधर को गए? वो लोग फ्रीवे की तरफ चले गए थे। शायद उन्होंने एक चक्कर काटा हो। मेरे ख्याल से अभी शायद वो उत्तर की दिशा में कुछ ब्लॉक दूर छिपे हुए होंगे। तो इस बारे में हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से कर तो सकते हैं। वो लोग ऑफिस के बाहर काफ़ी सावधानी दिखा रहे थे। उनको पता होगा कि मिलिट्री पुलिस और FBI वहाँ मौजूद होंगी, और फिर उनको ये भी पता होगा कि उनको वहाँ से ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। किसी भी वकील के लिए ऐसा करना कानूनन एकदम गलत होगा, तो इसलिए वकील इतना बड़ा खतरा नहीं उठाएगा। ये बात वो समझते होंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो लोग दोबारा ऑफिस की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल से वहाँ अपने लोगों को रखना टाइम की बर्बादी करना भर है। इससे बेहतर होगा कि हम लोग कहीं और अपना टाइम बिताएं। मेरी एक छोटी सी सलाह है कि शायद अब वो वक्त आ गया है कि वो इंतज़ार करने की बजाय थोड़ा हाथ पैर मारें। रोमियो ने जवाब दिया, तुम ठीक कह रहे हो। उन्हें उनके पीछे लगा देते हैं। अध्याय 48। एमिली टैक्सी से उतरी और उसी जगह पर जाकर खड़ी हो गई जहां पहले खड़ी हुई थी। मुझे ये सब करते हुए बहुत बुरा लगा, उसने कहा। वो बड़ी अच्छी औरत थी और मैंने उसे बेवकूफ़ बनाया। सफलता मिली कि नहीं? रीचर ने पूछा। बिल्कुल मिली। मुझे उनकी लोकेशन मिल गई है। कहाँ रहते हैं वो? एमिली ने उनको एक गली के पते के साथ घर का नंबर भी दिया। ये कैसी जगह है? कोई खाली जगह है या कोई ऐसी दुकान जिसका अपना पार्किंग लॉट हो? देखिए मिस्टर, इस बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अच्छा ठीक है। ऑफिस का माहौल कैसा था? सभी लोग काफ़ी बिजी से नज़र आ रहे थे। मुझे नहीं लगता कि ये मिस डेटन उनके लिए कोई इतनी ज़रूरी क्लाइंट है। ठीक है, थैंक यू एमिली। ये रहे तुम्हारे $600। हैव अ नाइस डे। टर्नर ने अपने नक्शे पर उस पते को चेक किया और फिर वो वहाँ जाने की योजना बनाने लगे। उसने रीचर को चेतावनी देते हुए कहा, वहाँ जाने से पहले हमें ये मानकर चलना होगा कि मिलिट्री और FBI के पास भी यह जानकारी मौजूद है, तो उन लोगों के वहाँ मिलने की पूरी संभावना है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और इसीलिए हम वहाँ भी वैसे ही मुआयना करेंगे जैसे वकील के ऑफिस का किया था, यानी एक चक्कर लगाएंगे। लेकिन अगर वो एक छोटी सी गली हुई तो फिर रीचर? तो फिर चक्कर नहीं मारेंगे, फिर कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। ठीक है, और हमें ये भी याद रखना होगा रीचर कि हम वहाँ सिर्फ हालातों का जायज़ा ही लेंगे। किसी से मिलने की गलती फ़िलहाल हमें नहीं करनी है। मिलने से पहले हमें काफ़ी अच्छी तरह से उस जगह की जांच पड़ताल करनी होगी। तो अगर दुनिया की सबसे प्यारी 14 साल की बच्ची अपने हाथों में एक बैनर लेकर भी बाहर आए जिस पर लिखा हो वेलकम होम डैडी,
तो भी हमें उनसे नहीं मिलना है, क्योंकि हो सकता है कि वो गलत बच्ची हो और उसका पिता कोई और हो। समझ गए तुम? जी मैम, बिल्कुल समझ गया। किसी तरह का कोई मिलना जुलना हम नहीं करेंगे। तो ठीक है फिर, चलो। इस बार उन्होंने जाने के लिए वाइनलैंड एवेन्यू का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि उधर से जाने पर वो बिना किसी बात के कुछ लोगों की नज़रों में 2 बार आ सकते थे। इसलिए उन्होंने एक चक्कर क्लॉकवाइज दिशा में मारा। पहले पूर्व में गए, फिर दक्षिण में, और फिर फ्रीवे को पार करके दाईं तरफ सीधे बढ़ गए। अब उनकी मंजिल आगे जाकर दाईं तरफ थी। ये एक कम ऊंचाई वाली बिल्डिंग्स का ग्रुप था, जहां पर कंक्रीट के बने हुए फुटपाथ थे और सूखी हुई घास सड़क के किनारे बिछाई गई थी। बिजली के झूलते तारों के पीछे कुछ छोटी छोटी इमारतें थीं, जिनमें से कुछ बंगले थे, कुछ गार्डन अपार्टमेंट और कुछ दुकानें। उस जगह को देखते ही टर्नर के मुंह से निकला, ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है। रीचर ने भी सहमति में गर्दन हिलाई, क्योंकि वाकई वो जगह उनके लिए ठीक नहीं थी। ये एकदम तंग जगह थी, जहां से जाने के लिए उनको बार बार रुकने की जरूरत पड़ती। लेकिन फिर भी हालातों का और जगह का जायजा तो लेना ही था, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि वो वहां का एक चक्कर काटकर वापस आ जाएंगे। रीचर ने गाड़ी आगे बढ़ाई और धीमी रफ्तार से चलते हुए पहला मोड़ काटा। मोड़ काटते ही वो उस मोहल्ले में पहुंच गया था। ये पहली गली काफी बुरी हालत में थी। एक बेकरी ट्रक एक ग्रोसरी स्टोर के सामने खड़ा था और एक बच्चे की बाइक गटर में गिरी हुई थी। दूसरी गली पहले वाली से थोड़ी बेहतर थी। पहले 50 गज पार करने के बाद मोहल्ले की हालत थोड़ी सुधरने लगी। गली के दाएं और बाएं छोटे छोटे घर बने हुए थे। ये ज्यादा अमीरों जैसे घर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हालत में थे। जब आखिरी दायां मोड़ आया तो मोहल्ले की हालत थोड़ी और बेहतर नजर आने लगी। यहाँ एक लंबी गली थी, जिसके दूसरे छोर पर रूट 101 दिखाई दे रहा था। गली के दोनों तरफ ऐसे घर बने थे जिनको 1940 के दशक के आखिरी सालों में अमेरिकी फौजियों के लिए बनवाया गया था। अधिकतर घरों के आगे ड्राइव वे में एक कार खड़ी थी और उनके आगे फुटपाथ पर भी एक और गाड़ी खड़ी थी। यानी यहाँ इतनी गाड़ियाँ थीं कि अब ये एक ऐसी रोड बनकर रह गई थी जहाँ गाड़ी एक ही दिशा में आगे जा सकती थी। यहाँ से निकलना धीमा और परेशानी भरा होने वाला था। टर्नर ने रीचर को चेतावनी देते हुए कहा, वो आगे गाड़ी देख रहे हो, वो पक्के तौर पर FBI की है। रीचर ने करीब 60 फुट दूर खड़ी उस शेवी मैलिबू गाड़ी पर नजर डाली। ये वाकई FBI की ही हो सकती थी। उसके पीछे वाले शीशे पर 2 छोटे एंटेना लगे हुए थे और स्टीयरिंग व्हील के पीछे जो आदमी बैठा था उसने वाइट कॉलर वाली शर्ट पहनी हुई थी, जिसके साथ एक टाई भी थी। रीचर ने टर्नर से कहा, उसके आगे वाली गाड़ी को भी देखो जरा। ये एक सिविलियन हमर H2 थी, एक विशाल गाड़ी जो काले रंग की थी और जिसके किनारों पर स्टील के रंग की पट्टियां थीं। उस हमर से 60 फुट दूर एक छोटी सफ़ेद कॉम्पैक्ट गाड़ी थी जो दूसरे फुटपाथ पर खड़ी थी। उसका मुंह इन गाड़ियों की तरफ था। ये गाड़ी काफ़ी साफ थी और उसे देखकर उसके मालिक के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। उन्हें यकीन था कि ये एयरपोर्ट से किराए पर ली गई थीं। उनको ये भी यकीन था कि 75वीं मिलिट्री पुलिस से कोई आदमी उसमें मौजूद जरूर था। देखा तुमने? रीचर ने पूछा। हाँ, बिल्कुल देखा। और अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि हमारी मंजिल क्या है। उस हमर के बोनट और उस सफ़ेद गाड़ी के ठीक बीच में। बहुत ही होशियारी से ये लोग निगरानी रख रहे हैं। क्या कोई और भी तुम्हें नज़र आ रहा है? रीचर ने पूछा। अभी तो कहना मुश्किल है। यहाँ मौजूद किसी भी गाड़ी में दूसरे लोग हो सकते हैं। अगर वो भी यहाँ हुए तो बहुत अच्छा होगा। मैं उन दोनों से मिलने को बहुत बेचैन हूँ। फिर रीचर बहुत धीमे धीमे सावधानी से आगे बढ़ने लगा। पहले उन्होंने सिल्वर मैलिबू को पार किया और अपने दाईं तरफ नज़र मारी। फिर वो हमर के बगल से गुजरे। उसके अंदर सुनहरे बालों वाला एक गोरा आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। उसके बाल जिस स्टाइल में कटे हुए थे उनको वाइट वॉल क्रू कट कहा जाता था, यानी उसके आर्मी का होने में कोई संदेह बाकी था ही नहीं। इसके बाद रीचर ने अपने बाईं तरफ देखा और वो घरों के नंबरों पर गौर करने लगा। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या देखने की उम्मीद कर रहा था। शायद घरों के बीच में कोई खाली जगह या फिर कोई ऐसी जगह जो उसके अगल बगल की जगहों से थोड़ा अलग हो। लेकिन एमिली ने जो पता उनको दिया था उसे असल में अपने सामने देखकर वो हैरान हो गए। ये एक घर था, एक आम सा घर जिसके आगे एक आम सा आंगन था। उसके ड्राइववे में एक गाड़ी खड़ी जरूर थी, लेकिन वो बहुत ही छोटी गाड़ी थी, इसलिए कम से कम 2 लोगों के सोने के लिए तो उसमें जगह नहीं ही होने वाली थी। जो घर था वो एक पुराना 1 मंजिला मकान था जिसमें ऊपर की तरफ एक कमरा जोड़ा गया था।
निचली मंजिल पर एक नीला दरवाज़ा था जिसके दाएं बाएं एक एक खिड़की थी और उसके ठीक ऊपर अटारी पर एक खिड़की नई बनाई गई थी। उस नीले दरवाजे से उस वक्त एक लड़की बाहर निकल रही थी। वो 14 या 15 साल की हो सकती थी। उसके बाल सुनहरे थे और अपनी उम्र के हिसाब से वो ज्यादा लंबी थी। अध्याय 49। टर्नर ने रीचर को आदेश दिया, गाड़ी मत रोकना, लेकिन फिर भी रीचर ने ब्रेक लगा ही दिए। वो खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाया। वो बच्ची घर के बाहर पार्क हो रही कूपे का चक्कर काटकर फुटपाथ पर आ चुकी थी। उसने पीले रंग की टी शर्ट के ऊपर नीले रंग की डेनिम की जैकेट पहनी हुई थी और एक ढीली ढाली सी पैंट। उसके पैरों में सॉक्स नहीं थे और उसके जूते पीले रंग के टेनिस शूज थे जिनमें फीते नहीं थे। बच्ची के बाल सुनहरे रंग के करली थे और माथे के बीच से 2 हिस्सों में बटे हुए थे। ये बाल उसकी आधी कमर तक आ रहे थे। उसकी आंखें नीली थीं और गाल की हड्डियां ऊपर को उभरी हुई थीं। चेहरे पर एक ऐसी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी जैसे उसकी जिंदगी में ऐसी कई छोटी मोटी परेशानियां भरी पड़ी हों और उसने काफ़ी पहले सीख लिया हो कि इनको सिर्फ धैर्य और मुस्कान के साथ सहने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती। फुटपाथ पर आकर वो पश्चिम की दिशा में उनसे दूर जाने लगी। टर्नर ने सख्त स्वर में रीचर से कहा, आंखें आगे की तरफ रखो रीचर, गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर बिना रुके आगे चले जाओ। ये मेरा ऑर्डर है। अगर वही तुम्हारी बच्ची है तो हम लोग इस बात को बाद में कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या करना है। रीचर उसका आदेश मानते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाने लगा। जब गाड़ी उस लड़की के बगल से गुजरी तो उस वक्त लड़की उस सफ़ेद गाड़ी के बगल से गुजर रही थी जिसमें मिलिट्री पुलिस का आदमी था। लड़की पर उस गाड़ी का कोई असर हुआ हो ऐसा उन्हें नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे उसे पता ना हो कि ये गाड़ी वहाँ उसकी निगरानी के लिए खड़ी थी। शायद उसे बताया नहीं गया था। रीचर अपने बैकव्यू मिरर में उसे दूर जाते हुए देखता रहा। फिर वो एक टी पॉइंट पर आकर रुके और बाईं तरफ मुड़ गए। लड़की अब पूरी तरह से उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। उन दोनों की उम्मीद के विपरीत उनके पीछे कोई नहीं आया। वो 100 गज की दूरी तय कर चुके थे, लेकिन उनके पीछे की गली खाली थी और खाली ही रही। रीचर अचानक टर्नर से बोला, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो गाड़ी में रहती है। अरे हो सकता है उसकी माँ को कोई नया जॉब मिल गया हो या फिर उसका कोई नया बॉयफ्रेंड बन गया हो। अच्छा, क्या तुमको वहाँ पर नज़र रखने के लिए कोई ढंग की जगह नज़र आई थी? नहीं, ऐसी तो कोई जगह मुझे नहीं दिखी रीचर। तो मेरे ख्याल से हमें उन लोगों के साथ जाकर ही अपनी गाड़ी पार्क कर देनी चाहिए। जब तक हम बाहर नहीं निकलते तब तक मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे कोई दिक्कत होने वाली है। अरे रुको रीचर, हम उससे बेहतर काम कर सकते हैं। टर्नर ने पहले अपने पास खुले हुए नक्शे को देखा और फिर गाड़ी की खिड़की से गर्दन को बाहर निकालकर चारों तरफ अच्छी तरह से मुआयना किया। वो कोई ऐसी ऊंचाई की जगह ढूंढ रही थी जहां से वो लोग उस लड़की के घर पर नजर रख सकते थे। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे अपनी पसंद की जगह मिल गई। ये एक ऑफ रैंप था जो थोड़ा ऊंचाई पर था और उस जगह पर था जहां रूट 134 रूट 101 से मिलता था। वो इस तरह से बना हुआ था कि एक फ्रीवे से दूसरे फ्रीवे तक पहुंचते हुए उसने इस पूरे मोहल्ले को अपने घेराव में ले रखा था। उसने रीचर से कहा, अगर उस रैंप के बगल में जगह है तो हम लोग वहां जाकर गाड़ी खराब होने का नाटक कर सकते हैं और इस तरह हम लोग वहां कई घंटे तक इंतजार कर सकते हैं। FBI वालों को वैसे भी रोड के किनारे मुश्किल में पड़े लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। अगर LAPD के लोग रुककर कुछ पूछताछ करेंगे भी तो हम उनको कह देंगे कि गाड़ी अब ठंडी हो चुकी है और फिर वहां से आगे निकल जाएंगे। लेकिन टर्नर, वारंट ऑफिसर एस्पिन ने वो जगह देख ली होगी और उसने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि वहां से इस जगह पर नज़र रखी जा सकती है। ऐसे में अगर उसने वहां एक गाड़ी को खड़ा देखा तो वो तहकीकात करने हमारे पास जरूर आएगा। ठीक है, अगर हमें LAPD की गाड़ी के अलावा कोई भी अपने पास आते हुए रुकता हुआ दिखता है तो हम लोग अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। रीचर ने इस प्लान के लिए सहमति दे दी। अब उन्हें एक पॉन शॉप की ज़रूरत थी। उन्हें कम समय के लिए अच्छी क्वालिटी का कुछ सामान चाहिए था और ऐसी जगह से चाहिए था जहां उनके याद रखे जाने की ज़्यादा संभावना ना हो। इसके लिए उन्होंने पश्चिमी हॉलीवुड तक जाने वाली गलियों को चुना। वहां पर ऐसी कई दुकानें थीं जिनमें से एक को चुनकर वो उसके अंदर चले गए। वहां से उन्होंने एक पुरानी सेकंड हैंड दूरबीन खरीदी। इसके पैसे दिए गए बाल्डाची के क्रेडिट कार्ड से। फिर वो वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। टर्नर ने कहा, अब हमें शाम ढलने का इंतज़ार करना होगा। उससे पहले वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर उसकी माँ को कोई नई जॉब मिली है तो वो शाम तक ही लौट कर आएगी। ठीक है, तो फिर तब तक हम खाना खा लेते हैं क्योंकि ये निगरानी वाला काम काफ़ी लंबा चल सकता है। उन लोगों ने पश्चिमी हॉलीवुड में ही खाना खाया। इसके लिए उन्होंने एक अच्छे खासे महंगे रेस्टोरेंट को चुना
और खाना खाने में जितना ज्यादा टाइम बिता सकते थे बिताया। जब शाम होने लगी तो खाने का बिल चुकाकर वो अपनी गाड़ी की तरफ चल दिए। इस बार खाने का बिल दिया था पीटर लोजानो ने। जब तक वे लोग उस घुमावदार ऑफ रैंप तक पहुंचे तो दिन ढल चुका था और रात का अंधेरा छा चुका था। एक अच्छी जगह देखकर उन्होंने वहां अपनी गाड़ी रोक दी। अब वो उस नीले दरवाजे से करीब 300 गज की दूरी पर और 40 गज की ऊंचाई पर मौजूद थे। घर फिलहाल शांत था और नीला दरवाजा बंद था। उसके ड्राइववे पर अभी भी वो छोटी लाल गाड़ी खड़ी थी। FBI वाली मैलिबू गाड़ी गली से जा चुकी थी, लेकिन हमर और वो वाइट कॉम्पैक्ट गाड़ी, वो दोनों अभी भी वहां मौजूद थीं। इससे आगे की कहानी के लिए सुने जैक रीचर के नॉवल नेवर गो बैक का 6वां भाग।